अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहराए मोहब्बत नावल का पार्ट 7। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। आयत वहाँ से निकलती सड़क पर अंधाधुंध भागती चली गई। वो तो रात का वक्त था, वहाँ किसी को होना ना होने एक बराबर था, लेकिन आयत को फिक्र कहाँ थी। वो तो बस भाग रही थी। डेविल के लफ्ज़ों की धाड़ कानों में सुनते, अपने बाप के खून में लथपथ वजूद को याद करते, साकत पैरों को उठाए भाग रही थी। आंसू बेदर्दी से रगड़ते आयत के बाल और आंचल हवा में लहरा रहा था। आयत पता नहीं कितनी देर इन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर हार कर एक जगह रुक गई। आयत के दिलो दिमाग से यकदम अपने बाप का वजूद गायब हुआ और इस वीरान सड़क को देखने लगी। वो चौड़ी और खुली सड़क थी। आयत अपनी सोचों में गुम थी कि वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ आ गई है। इसे एकदम याद आया, अब इसका इस दुनिया में डेविल के सिवा कोई भी रिश्ता नहीं बचा। लेकिन फिर डेविल के लफ्ज़ याद आए। क्या करे, कुछ भी था थी तो वो औरत ही, जो अपनी गलती कहाँ मान सकती थी। इसीलिए अब आयत को डेविल की मोहब्बत के जुमले याद आते। फिर डेविल के आज कहे गुस्से में जुमले याद आए, और डेविल का रवैया भी। तो आयत खुद को मजबूत करती दोबारा तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी। कुछ भी था, डेविल आयत को रोक सकता था, ना कि यहाँ पागलों की तरह भागने के लिए छोड़ देता। शायद अब आयत डेविल के दिल से एक गलती पर उतर गई थी, और डेविल ने इसे समझा भी नहीं कि वो एक बेटी थी, कैसे अपने बाप को खून में लथपथ देख सकती थी। जब डेविल को इसकी फ़िक्र नहीं, तो इसे भी खुद की कोई फ़िक्र नहीं। एक दफ़ा फिर आयत को आज डेविल के अल्फाज और लहजा याद आया, कैसे डेविल ने इससे कहा था, अगली गोली इसके वजूद में उतार देगा। अब आयत दोबारा भागने लगी, जब इसके सामने से रोशनियों में एक चॉपर को सड़क के बीचों बीच रुकता देखा। आयत ना समझी से आप अपने आंसू साफ किए चॉपर को देखने लगी। फिर चॉपर से निकलते डेविल किंग को देखा, जो अपने कोट के बटन लगाता पैरों को जमाए चॉपर से उतरा था और कदम आयत की सिमत ले रहा था। अपनी नीली आंखों को आयत की आंखों में गाढ़ते वो आयत तक पहुंचा। सड़क पर हुई रोशनियों में डेविल किंग और आयत आमने सामने थे। आयत के उतरते बाल और आंचल हवा की रोश में लहरा रहा था, और डेविल किंग संजीदा चेहरा लिए आयत को देख रहा था। फिर आयत ने डेविल की आवाज़ सुनी, तुम्हें भी इश्क हो हमसे, इसी ख्वाहिश में जीते हैं। डेविल आयत के चेहरे पर आई जुल्फ़ों को अपने बाएं हाथ से पीछे करते हुए गाने लगा। डेविल की आवाज़ इतनी साहिराना थी, और इसके लहजे के वार में आयत को डेविल से अपनी बेरुखी याद आई। मिले जो ज़ख्म है हमको, खुद ही हाथों से सीते हैं। डेविल अब आयत के सामने दोनों हाथों को देखते हुए बोला, जैसे कह रहा हो, इन हाथों को कुछ देर पहले झटका था तुमने, और ये ही हाथ तुम्हें देखने में आने वाली तुम्हारी जुल्फ़ों की रुकावट को दूर कर रहे हैं। गिला है ये नहीं कि तुझको ना हमसे मोहब्बत है। इस दफ़ा डेविल तंजिया मुस्कुराया। डेविल की मुस्कुराहट में इसके दिल में उठने वाले दर्द की लमक थी, जिसे महसूस करते आयत को खुद का डेविल से दूर जाना याद आया। गिला है, क्यों दिखाया तुझको हमसे मोहब्बत है। डेविल गाते हुए आयत के गिर्द अब चक्कर काटते इसके सामने आ खड़ा हुआ, जैसे कह रहा हो, जब दूर जाना था तो मोहब्बत का इकरार क्यों किया। जिसे समझते आयत को अपने दिल में शर्मिंदगी और दर्द की लहर ने आन घेरा। बड़े आज़ाद फिरते हो, वफ़ाएं कत्ल करके तुम। अब डेविल अपने हाथ के इशारे से आयत के सड़क पर खड़े होने पर चोट कर गया, जिस पर आयत के दो आंसू टूटकर गाल पर बिखरे, जिसको डेविड ने अपनी उंगलियों की पूर्वों से साफ करते नफ़ी में अफसोस में सर हिलाया, और फिर तिरछी गर्दन करते आयत के शर्मिंदगी से रुख बदलने पर इसे देखने लगा। हमें कैदे मोहब्बत से गुज़रना भी ज़रूरी था। ये आखिरी फ़िक्रा था जो डेविल ने अदा किया, और आयत ने रुख सीधा करते इसकी आंखों में देखा, जहां अब आयत को अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। तो क्या आयत ने अपनी मोहब्बत की कैद को ख़त्म कर दिया था? मैंने कहा था इतने दूर भागो कि मेरा साया तुम तक ना पहुंच पाए, लेकिन तुम रुक गई। अब तुम्हें इस साए में ही पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। डेविल की जुनूनियत में डेविल ये कहते आयत का पहलू में गिरा हाथ थामते इसे लिए चौपर की सिमत कदम बढ़ा गया। आयत अपनी सोचों में गुम डेविल की बात को न समझी से सुनती डेविल के साथ चलने लगी, जबकि इसके दिल में डेविल का आखिरी फ़िक्रा घूम रहा था। हमें कैदे मोहब्बत से गुजरना भी ज़रूरी था। आयत और डेविल चॉपर में बैठे थे। आयत डेविल को देखे जा रही थी, नम आँखों से, उम्मीद से कि अब वो इससे मुखातिब होगा, शायद बाहें फैलाए और आयत इनमें समा जाए। आज वो खुद को इतना कमज़ोर समझ रही थी कि जैसे कुछ ही पल में टूट कर बिखर जाएगी, जबकि डेविल आरामदेह हालत में बैठा सामने छोटे आरामदेह फुट स्टोलर पर पैर फैलाए लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा था। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजरे, फिर आयत ने डेविल को अपनी जगह से उठता देखा, और आयत
आयत के पास आते देखा। आयत भी अपनी जगह से ट्रांस की कैफियत में खड़ी हो गई। डेविल ने आयत के गिर्द बाजुओं फैलाए। आयत को लगा वो इसे अपनी बाहों में समाने वाला है। आयत डेविल के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जबकि डेविल आयत को इग्नोर करता अपना काम कर रहा था, जिसके लिए वो आयत के करीब आया था। आयत ने अपने कंधों पर बोझ महसूस करते डेविल से नजरें हटाते अपने कंधों की तरफ देखा। डेविल आयत को गर्म लॉन्ग जैकेट पहना रहा था। फिर आयत ने देखा डेविल इसका हाथ थामते इसे अपनी जगह पर बिठा गया। डेविल ने आयत के दाएं हाथ को ऊपर करते इसे एक गर्म ग्लव पहनाया, जो दिखने और महसूस करने में हल्का था, लेकिन इसकी गर्माहट आयत अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। फिर यही अमल डेविल ने आयत के बाएं हाथ पर भी किया। डेविल आयत के पैर आज़ाद करता अपने हाथों से इसे लॉन्ग चेक साइज शूज़ पहना गया। आयत महवत से डेविल को देखने लगी, जो अपने काम में बेहद मगन था। आयत ने कितनी तकलीफ़ दी थी डेविल को, जिसने अपने हर अमल से आयत को मोहब्बत का सबूत दिया था। आज आयत ने इसकी मोहब्बत से कितनी बेरुखी दिखाई थी। डेविल ने कहा था इससे दूर गई तो पूरी ज़िंदगी इसके साए में डेविल की मोहब्बत के बिना गुजारनी पड़ेगी। क्या अब मेरी पूरी ज़िंदगी डेविल की मोहब्बत के लिए तरस से गुजर जाएगी? आयत खुद से सवालों में मगन थी, जब डेविल ने आयत के सर पर बालों को पीछे करते एक बारीक गर्म रुमाल नुमा लिहाफ डाला, जिससे आयत को अपने कानों और सर में बेजा सुकून और गर्माहट का एहसास हुआ। आयत महसूस कर सकती थी कुछ देर पहले से वहाँ ठंडक का एहसास बढ़ने लगा था। फिर आयत ने डेविल को सीधा खड़ा होते देखा। डेविल पलटता के आयत ने डेविल का हाथ थाम लिया। जैन, आयत कुछ बोलती कि डेविल ने इसका हाथ झटकते आयत की सीट पर आयत के साइड पर अपना दायां पैर रखा और आयत को थोड़ी से पकड़ता आयत की आंखों में देखने लगा, जो इसे ही देख रही थी। आयत को डेविल की नीली आंखों में तकलीफ, दुख और दुनिया जला देने वाली आग की लपेटें महसूस हुईं। दोबारा मुझे इस नाम से मत पुकारना, ये नाम लेने का हक तुम खो चुकी हो, डेविल ने कहा। तो आयत को इसके लहजे में इसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो गया। तो आयत के आंसू गालों पर बहने लगे, जिन्हें देखते डेविल को तकलीफ के एहसास ने आन घेरा, लेकिन खुद को कंपोज करते डेविल तंजिया मुस्कुराया। अब ये आंसू क्यों मेरी जान, और किसके लिए? जिसको तुम्हारे आंसू अपने दिल पर चाबुक की तरह महसूस होते थे। इसके दिल को तुमने अपनी मुट्ठी में भींच कर नकारा बना दिया। डेविल ने आयत की थोड़ी को नरमी से छोड़ते आयत का एक आंसू अपनी बाएं हाथ की शहादत की उंगली पर चुनते कहा, और बात खत्म होने पर वही आंसू आयत के चेहरे पर छींटे की तरह दे मारा। आयत ने जोर से आंखें मींच लीं। हल्का सा वजूद रखने वाला खुद का ही आंसू आयत को इस तरह डेविल के छींटे मारने पर तेजाब की तरह लगा। डेविल ये कहते ही अपना पैर सीधा करते रुख फेरता दूसरी तरफ कदम बढ़ा गया। कितनी ही देर आयत डेविल की आंखों में उठने वाली तकलीफ में खोई रही। फिर आयत ने चॉपर की आवाज़ को तेज होते सुना और डेविल को दोबारा अपने करीब आते देखा। डेविल आयत की आंखों में नहीं देख रहा था। वजह आयत के आंसू थे, जो अब भी डेविल को तकलीफ में डाल रहे थे, और डेविल अब आयत को माफ़ नहीं करना चाहता था। इसने तो अपना दिल खोल कर आयत के सामने रख दिया था। बताया भी था कि आयत इसे आंसू की तरह ज़रूरी हो गई है जिंदा रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो इससे दूर गई जानबूझकर, ताकि डेविल सांस ना ले सके। तो इसकी आयत इसे मारना चाहती थी। डेविल ने तो आयत को मोहब्बत से संभालना चाहा था, इसके बाप से बचाया था, लेकिन क्या सिला दिया। आयत ने इतनी बेरुखी डेविल से सांस लेने का हक छीनने से भी बाज ना आई। वो इसे बाहों में समाना चाहता था, और आयत ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अमेरिका का डॉन डेविल किंग, जिसके नाम से लोग कांपते थे, अपनी मोहब्बत के हाथों थप्पड़ भी खा चुका था, जिसके सामने लोग मुंह नहीं खोलते, एक औरत की मोहब्बत में जलील हो चुका था। डेविल आयत के करीब आता, इसका हाथ थामता इसे एहतियात से चौपर से नीचे उतार गया। आयत को डेविल के लम्स में कहीं भी बेरुखी महसूस नहीं हुई। आयत ने इस जगह को देखा तो कई लम्हे देखती ही रह गई। वो बर्फ़ से ढका कोई पहाड़ था शायद, जिसमें हर सू बर्फ़ का बसेरा था। फिर डेविल आयत को लिए एक सिमत चलने लगा। आयत देख सकती थी वो एक लकड़ी के बेहद खूबसूरत नज़र आने वाला 2 मंजिला बंगला की तरफ बढ़ रहा था, जिसके आसपास बर्फ़ में उगने वाले दरख्त अपनी खूबसूरती दिखा रहे थे, और वो घर इतनी चमचमाहट से अपनी जगह पर था जैसे ये जगह वजूद में ही इस खूबसूरत घर की तकमील के लिए आई हो। इतनी बर्फ़ में भी आयत को सर्दी का एहसास नहीं हुआ। वजह डेविल के पहनाए गर्म जैकेट, शूज़ और ग्लव्स और लिहाफ था। जबकि आयत ने डेविल को देखा। डेविल ने सर पर मफलर कैप के अलावा पाँव में बस लॉन्ग बूट पहने हुए थे, जबकि हाथ आयत को खाली नजर आए, लेकिन डेविल के हाथ में थामा खुद का हाथ इसके अंदर की लगी आग को बता सकता था। वो तो अंदर से जल रहा था। फिर ये बर्फ़ इसका क्या बिगाड़ सकती थी। आयत को फिर अपने बेरुखी याद करते शर्मिंदगी के एहसास ने आन घेरा। डेविल आयत को लिए अंदर लकड़ी के आराइशी जगह पर आया तो कई लम्हे आयत इस घर को देखने में महवत से गुजार गई। खूबसूरत ब्राउन और वाइट इंटीरियर से सजा वो घर बेहद खूबसूरत था। बेशक डेविल का टेस्ट और नफासत
बाला थी। आयत ने पैलेस को और फिर इस घर को देखते दिल से एतराफ़ किया, तुम्हारा कमरा वो है, फ्लोरा तुम्हें खाना तुम्हारे रूम में ला देगी, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। डेविल ने आयत की पुश्त को देखते आयत के पलटने पर हाथ के इशारे से कमरे का बताया और ख़ुद लॉन में काउच पर बैठ गया। तो आयत ने डेविल की बात सुनते फिर समझ आने पर इसे देखा। तुम नहीं रहोगे इस कमरे में? क्या था ये एहसास? पता नहीं, जिसने आयत की आंखें दोबारा नम की। मैंने ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है, रिश्ते ज़बरदस्ती बन सकते या बने हुए रिश्ते निभाए भी जा सकते हैं, लेकिन अपने नहीं। अपने वो होते हैं जो आपको कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, और जो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाएं वो अपने नहीं, सिर्फ रिश्ते होते हैं। और मैं इस वक्त अपना रिश्ता निभा रहा हूँ, किसी अपने के साथ नहीं हूँ, डेविल कह रहा था। और आयत साकत हो गई। डेविल के अल्फाज आयत को दोबारा अपने बाप के वजूद में ले गए। वो भी तो ज़बरदस्ती अपने बाप पर मुसल्लत थी। इसके बाप से इसका रिश्ता था, लेकिन इसका बाप इसका अपना नहीं था, वो इसे तकलीफ़ दे रहा था। इसके बाप ने इसे तब भी तकलीफ़ दी थी जब डेविल से शादी करने के लिए मजबूर किया था, और अब भी जब वो डेविल की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी, डेविल से मोहब्बत करने लगी थी। आयत ने डेविल की तरफ देखा, जो अब किसी फ़ीमेल सर्वेंट के से हाथ से कॉफ़ी मग ले रहा था। शायद वो सर्वेंट ही फ्लोरा थी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, एक कम आयत बोलती कि डेविल ने इसकी तरफ नागवारी से देखते इसकी बात काटी। डोंट यू डेयर लेडी, तुम अब ऐसा कोई हक नहीं रखती, डेविल ने कहा, और कॉफ़ी का एक सिप लिए फ्लोरा को लिया। फ्लोरा वहाँ से जा चुकी थी। तो क्यों लाए मुझे यहाँ? रहने देते, वहीं भटकने देते, इन सड़कों पर मरने। आयत गुस्से से बेबसी से जैसे फट पड़ी थी और आगे कुछ बोलती कि डेविल मग टेबल पर रखता, जिसमें से कॉफ़ी का समंदर छलका भी था, आयत तक पहुँचा और इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर गया। आयत डेविल से कदम पीछे लेती, मुंह गिराए, अपने गाल पर हाथ रखे, अपने बाल झटकती डेविल की तरफ पलटती इसे देखने लगी। आयत को डेविल की आंखों में लहू के साथ अब अपने लिए मोहब्बत का एहसास नजर आया। दोबारा मरने की बात की तो खुद इस बर्फ़ के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। बकवास बंद करो और ये शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपने कमरे में। डेविल आयत के करीब कदम लेता, इसके बाल मुट्ठी में पकड़ता, आयत की आंखों में देखता धाड़ा। ये डेविल ही जानता था कि आयत को अब भी आखिर खराज भी आए तो वो दुनिया को आग लगा देने का जज्बा रखता था, और एक ये बेवकूफ़ थी जो इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। डेविल की बात पर आयत को डेविल के लहजे में अपने लिए मोहब्बत का एहसास हुआ, जिसके लिए वो अभी कितने पल तड़पती रही थी। और इस एहसास को महसूस करने के लिए तो ये लफ्ज़ बोले थे जिस पर एक करारा थप्पड़ भी खा चुकी थी। वो दुनिया की वाहिद बेवकूफ़ डेविल क्वीन थी, जो मुकालात की माहिर होने के बावजूद सिर्फ अपने डेविल किंग की मोहब्बत की वैलिडिटी चेक करने के लिए इसके भारी भरकम हाथ का करारा थप्पड़ खुशी से खा चुकी थी। डेविल की गुस्से में तेज़ सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती आयत ने अपने दोनों हाथों का प्याला बनाते डेविल के चेहरे को इस प्याले में भरना चाहा। जब डेविल खुद को कंपोज करता, आयत को झटका देता, इससे दूर हुआ। ये मत समझना हनीमून या तुम्हारी मोहब्बत में पागल होते यहाँ लाया हूँ तुम्हें। मैं महक और इनाया को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि मेरी बहनें तुम जैसी मोहब्बत को ना समझने वाली लड़की के लिए खुद को हल्कान न करें। डेविल ये कहता आयत को नागवारी से देखता वहाँ से जाने लगा। जब आयत सर को पकड़ती लड़खड़ाई, डेविल एक ही जस्ट में आयत तक पहुँचता इसे सहारा दे गया। आयत, डेविल आयत की नींद बंद हुई आंखों को देखते माथे पर बल लाए बोला, फिर आयत को आंखें मुश्किल से खोलता बंद करता देख इसे बाहों में उठाए आयत के कमरे का रुख कर गया। आयत को नरमी से बेड ग्राउंड से टेक लगाता बिठाकर रूम का हीटर ऑन करता आयत का जैकेट उतार गया। फिर फ्लोरा को नीम गर्म पानी में टॉवल भिगो कर इसे देख जाने का कहता आयत के पास बैठकर इसे देखने लगा। फ्लोरा जैसे ही नर्म टॉवल पानी के बाउल के साथ लाई तो डेविल टॉवल लेता आयत का चेहरा से आंसू के निशान और धूल वगैरह साफ कर गया। अब आयत का चेहरा डेविल को चमकता नजर आ रहा था। आयत की आंखें अब भी नींद खुली हुई डेविल को ही देखे जा रही थीं, जो अब इसके ग्लव्स निकालता, इसके हाथ फिर पैर आज़ाद करता, पैरों पर भी टॉवल से स्पंज कर गया। फिर फ्लोरा को जूस लाने का कहता, आयत को जूस पिलाते। फिर डेविल फ्लोरा को खाना लाने का कहता, खुद फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। अब आयत की कमज़ोरी दूर हो गई थी, अब आयत आंखें भी सही से खोल पा रही थी। डेविल फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र और टी शर्ट पहने बाहर आया और आयत कमरे के आगे रुक कर देखने लगा कि आयत खाना खा चुकी है या नहीं, लेकिन खाना हवस साइड टेबल पर पड़ा देख कर और आयत को पिलो अपने दोनों हाथों में से सीने में भींचा देख रुख खिड़की की साइड करती बर्फ़ को देखता पाकर फिर माथे पर बल लिए इस तक पहुंचा। खाना खाओ, डेविल ने गुर्रा कर कहा तो आयत ने गिरती हुई बर्फ़ से रुख मोड़ते डेविल को नागवारी से देखा। मुझे नहीं खाना, और दोबारा रुख खिड़की की तरफ कर गई, जबकि डेविल इसके हाथ से झटके से पिलो खींचता, बेड पर फेंकता, इसके सामने ट्रे रखता, खुद बेड पर बैठता, आयत को खाना खिलाने लगा। आयत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फिर जल्दी से इसे छुपाते हवस संजीदगी से डेविल के चेहरे को देखती खाने लगी। कुछ नहीं
वाले खाने खिलाने के बाद डेविल उठता अपने हाथ टिश्यू से साफ कर गया। आयत ना समझी से इसे देखने लगी। अब ये पूरा खाना ख़त्म करो, मैं यहीं काउच पर बैठा हूँ, और अगर इनकार किया तो जिस बर्फ़ को कुछ देर पहले इश्तियाक से देख रही थी, इसी में बिना वक्त ज़ाय किए गाड़ दूंगा। डेविल तंबी करता काउच पर जा बैठा, जबकि आयत इसकी पुश्त को घूरती खाने लगी। डेविल का अब कोई भरोसा नहीं, कर भी दे। वैसे ही अभी आयत से नाराज़गी का ऐलान किया हुआ था। आज जन्नत विला में चहलकदमी अरूज पर थी, होती भी क्यों ना। कल नोरेज़ और नमल का निकाह जो था, तो हाले दाहिम और इनाया भी सुबह होते ही जन्नत विला का रुख कर गए, जबकि दिलशाद ने शाम को आने का कहते ऑफिस का रुख किया था। इनाया भी अब जन्नत विला के मकीनों से काफ़ी घुल मिल गई थी, और नमल में तो इसकी जान बसने लगी थी। वो मासूम सी मोम की गुड़िया इनाया को बहुत भाती थी, जबकि हाले भी अब नोरेज़ को लेकर अपनी सोच बदल चुकी थी। अब हाले को नोरेज़ का किसी और के साथ जुड़ा नाम भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाता था। वो अब दाहिम के लिए पूरे दिल से मुखलिस थी, जबकि दाहिम हाले को पुरसुकून देखता खुश था और अपने निकाह के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इनाया, हाले, नमल, नोरेज़ और दाहिम काउच पर लाउंज में बैठे थे। सब ही थक गए थे तैयारियां करते करते, जब दाहिम की आवाज़ गूंजी, वैसे नोरेज़, तुमने हल्दी मेहंदी की रस्म से इनकार करके काफ़ी कंजूस यूसुफजई होने का सबूत दिया है, जबकि आंटी इस बात पर खफा है तुमसे। दाहिम बोला तो नोरेज़ ने कंजूसी वाली बात पर अपनी सब आंखों से इसे घूरा। ये कंजूसी नहीं, पैसे का सही इस्तेमाल है। ऑर्फनेज में डोनेट किया है, ये नेक यूसुफजई होने का सबूत देना याद नहीं आया मेरा तुम्हें? और रही मम्मा की बात, पापा और चाचू कल निकाह से 4 घंटे पहले की फ़्लाइट से आएंगे। अब रस्म कर भी लें तो क्या फ़ायदा, जिसमें पापा और चाचू ही ना शामिल हो पाएँ। नोरेज़ ने भी दाहिम को कुशन मारते जताते हुए कहा, जिस पर दाहिम ने कंधे उचकाए। अहान साहब और काशान साहब को मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री अर्जेंट बेसिस पर जाना था, जिसकी वजह से मायूं हल्दी और मेहंदी का फंक्शन नहीं रख पाए थे। जन्नत बेगम ने तो डेट आगे बढ़ाने का मशवरा दिया था, जिस पर नोरेज़ ने फ़ौरन मना करते सिर्फ निकाह और वलीमे पर ही इक्तफ़ा करते इन रस्मों में लगने वाली रकम को डोनेट करने का कहा, जिस पर अहान और काशान साहब खुले दिल से राज़ी भी हुए और हंसे भी। भाई, इनके लाड साहब का उतावलापन देखने के जो काबिल था। वैसे नमल भाभी, अभी भी मौका है, बंदा बदल लें। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अनरोमांटिक है, यकीनन मोहब्बत का इज़हार भी नहीं किया होगा। दाहिम बोला तो नोरेज़ गड़बड़ा कर दाहिम को देखने लगा, जो नमल को देखते इसे आंख विंग कर गया था। नोरेज़ का बस नहीं चल रहा था दाहिम को कच्चा चबा जाए। तुमने तो जैसे मेरी देवरानी की शान में गाना गा दिया है। इनाया दाहिम का कान मरोड़ कर बोली तो दाहिम कराहने की एक्टिंग करता इनाया से अपना कान छुड़वा गया, जबकि हाले अपनी भाभी की बात सुनती शर्म से लाल होती रुख फेर गई। हाय भाभी, आपकी देवरानी को देखते तो आपके देवर के दिल में गाना बजने लगता है। दाहिम दिल पर हाथ रखता सोफ़े की पुश्त पर गर्दन टिकाए आंखें बंद किए बोला तो नमल, नोरेज़ और इनाया ने हूटिंग की, जबकि हाले का दिल गाना सुनने के लिए बेचैन हुआ, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं हो सकती थी, क्योंकि पहला भी वो दाहिम से नाराज़ थी और दूसरा इसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहती थी। इसीलिए नमल के ड्रेसेस को सेट करते लापरवाह बनी रही। हम भी तो सुने। नोरेज़ कुशन सीने में भींचता एक्साइटेड होता बोला तो दाहिम झटके से आंखें खोलता अपनी आंखों में मोहब्बत भरी चमक लिए हाले को देखने लगा। फिर इसे बेपरवाह बने देख हाले को मज़ा चखाने के लिए आंखों में शरारत ले आया। और एक वो था जो सबके बीच हाले से मोहब्बत का इज़हार कर रहा था, और एक वो थी जो एक लहंगे के लिए इससे अभी तक मुंह फुलाए इसे एटीट्यूड दिखा रही थी। तो वो क्यों पीछे रहता भला? इनाया और नमल भी दाहिम की तरफ मुतवज्जा थीं, जबकि हाले का दिल बेचैनी से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दाहिम ने गला खंगारा, लेकिन फिर बेचैनी की जगह दाहिम का गाना सुनने के बाद गुस्से ने ले ली। तुम जो आए ज़िंदगी में मेरी दाल जल गई, ज़िंदगी की हर घड़ी अब अज़ाब बन गई। दाहिम आगे भी गाता कि हाले पास रखे पास्ता की प्लेट के साथ फोक को अपने बाएं हाथ में थामती जैसे चाकू थामा हो हाथ में, और अब दाहिम का कत्ल करने वाली है। नमल के ड्रेसेस को साइड पर करती खुनख्वार नज़रों से दाहिम को घूरती इस पर लपकी, जबकि दाहिम हाले का गुस्से से धुआं होता चेहरा देखते सोफ़े से छलांग लगाता कहकहा मारता गार्डन की तरफ भागा। दाहिम, हाले चीखी तो किचन से आती रशीदा ने डर के मारे दिल पर हाथ रखते दाहिम के पीछे भागती हाले को देखा, जिन्हें देखकर इनाया, नोरेज़ और नमल का हंस कर बुरा हाल हो गया था। दिलशाद बिजी होने की वजह से जन्नत विला नहीं आ सका, तो सरिश बेगम ने इनाया को दिलशाद के ऑफिस जाने का कहा। वजह इनाया का अभी तक कल के लिए ड्रेस सेलेक्ट ना करना था। वो नमल और हालेरियों में इस कदर मगन थी कि अपने लिए कुछ ले ही ना सकी, और जो बुटीक में पसंद किया तो वो तो लेने का मौका ही नहीं मिला। ज़रिश बेगम ने सुबह दिलशाद को जल्दी आने का कहते इनाया का ख्याल करते इसे शॉपिंग पर ले जाने की जिम्मेदारी दी थी, और ये ज़रूरी हर लिहाज से था, क्योंकि कल ही तो नोरेज़ और नमल का निकाह था और इनाया को तो अपना होश ही नहीं था। लेकिन अब अचानक
सेट की गई मीटिंग की वजह से दिलशाद जन्नत विला का रुख ही नहीं कर सका, तो वहाब साहब और जरीश बेगम ने घर का रुख करते दाहिम और हाले को इनाया को दिलशाद के ऑफिस ड्रॉप करने का कहा था, जिस पर लब्बैक कहते दाहिम इनाया को ऑफिस ड्रॉप करता, इनाया को अंदर ले जाता। फीमेल वर्कर को इनाया को दिलशाद के ऑफिस में छोड़ने का कहा था, जो अकीदत से सर हिलाती इनाया को लिए दिलशाद के ऑफिस की तरफ बढ़ी थी और दाहिम खुद कार में बैठी हाले की तरफ कदम बढ़ा गया और इरादा अब हाले को मनाना था। भाई जितना खून वो इसका जला चुका था, अब खतरा भी तो था कहीं इसकी होने वाली बीवी शादी के बाद इसका खून खुश्क ना कर दे। इनाया इतनी महवियत से ख़ानदादा एम्पायर को देख रही थी। ये बात नहीं थी कि पहले कभी इसने कोई शानदार ऑफिस नहीं देखा था। बेशक इसका बाप भी एक शानदार बिजनेसमैन था, लेकिन इनका मुकाबला भी ख़ानदादा एम्पायर से नहीं किया जा सकता। ये बात इनाया ने दिल से कबूल की थी। दिलशाद से जुड़ी हर चीज़ शानदार थी, अपने मालिक की मिल्कियत की गवाही देती थी, चाहे फिर वो वहाब विला हो, खानज़ादा हॉस्पिटल या फिर खानज़ादा एम्पायर। और वो खुद इनाया ऑफिस की राहदारी में फ़ीमेल वर्कर की अक़लियत में चलते वहाँ रखे डेकोरेशन स्टाइल मिरर में ख़ुद को देखते बोली तो एक खुशी के एहसास ने इसे आ घेरा। दिलशाद वहाब खानज़ादा इसका शौहर था, एक ऐसा शानदार इंसान जिसके ख्वाब हर लड़की देखती थी। दरवाज़ा खोलते फीमेल वर्कर ने इनाया को जगह दी, जिस पर इनाया मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने ही दिलशाद को अपने बिजनेस के किसी के साथ महवे गुफ्तगू देखा तो शर्मिंदगी के एहसास ने आन घेरा। पीछे वर्कर इनाया को ऑफिस के अंदर दाखिल होते देख मुस्कुराती पलट चुकी थी। दाहिम का ऑर्डर मिलते ही वो दिलशाद को बिना इन्फॉर्म किए और बिना दिलशाद के सीए से कॉल करवाए दिलशाद के ऑफिस छोड़ गई थी। इसे यही लगा था कि दिलशाद सर की वाइफ को किसी भी इजाज़त की क्या ज़रूरत, और ऐसा ही होता अगर दिलशाद अपने ऑफिस में अकेला होता। दिलशाद ने दरवाजे की सिमत नागवारी से देखा कौन था जो बिना इसकी इजाज़त आया था, लेकिन सामने खड़ी स्काई ब्लू कलर की पैरों को छूती फ्रॉक पहने, गले में हमरंग दुपट्टा डाले, खुले बालों को पुश्त पर डाले, सिल्वर कलर के झुमके कानों में डाले और सिल्वर ही कलर की चूड़ियाँ सीधे हाथ की कलाई में डाले और उल्टे हाथ में सिल्वर कलर के दो कंगन पहने, होठों पर पीच रेड शेड की लिपस्टिक लगाए जो इनाया की सफ़ेद गुलाबी रंगत पर खिल कर उभर रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में ब्राउन काजल लगाए वो किसी की भी नीयत को आजमा सकती थी। दिलशाद ने पहले एक पल हैरानी से इनाया को देखा, जो शर्मिंदा सी दिलशाद को ही देख रही थी, और फिर अपने सामने बैठे अपने बिजनेस के शेयर होल्डर के बेटे को, जो इनाया को देख कम घूर जाता रहा था। इसकी आंखों को देखते दिलशाद की आंखों में लहू उतरा। वो दिलशाद के एक शेयर होल्डर का बिगड़ा बेटा था। इसके बाप की मिन्नतों समाजतों के बाद दिलशाद इसे काम सिखाने के लिए अपने साथ रखने को राज़ी हुआ था, सिर्फ इसके शरीफ बाप की खातिर, वरना दिलशाद को परवाह और लापरवाह और बेवकूफ़ इंसान को देखना तक गवारा न था। और दिलशाद के साइड में खड़ा इसका सीए इस लड़के की घूरती आंखों को देखता और अपने बॉस की लहू आंखों को देखता। इसकी दुर्गत का सोचकर ही नफ़ी में अफसोस से सर हिला गया। वो लड़का इनाया को देखते सीटी के अंदाज में अपने लब वाह कर गया और बस सीटी बजाने ही वाला था कि दिलशाद ने इसकी सीटी का गला घोंटता। दिलशाद अपनी चेयर से झटके से उठता, इस लड़के का अपने दाएं हाथ से जबड़ा अपने मजबूत हथेली में भींच गया। दिलशाद की सख्त गिरफ्त में वो लड़का न समझी से दिलशाद को देखने लगा और इतनी सख्त गिरफ्त पर आंखों में पानी भर गया। जलील इंसान, तेरे शरीफ बाप की वजह से लिहाज कर रहा हूँ और तू मेरी इज़्ज़त को इन अपनी गंदी आंखों से घूर रहा था। दोबारा अगर इसकी तरफ देखा तो तुझे अपने ऑफिस में अपने इस फर्श के नीचे अभी के अभी गाड़ दूंगा। दिलशाद पहले इस लड़के की आंखों में देखता और फिर फर्श पर एक पैर जोर से मारता, इस लड़के को झटके से पीछे करता धाड़ा। वो लड़का चेयर के पीछे जोर से खिसकने पर लड़खड़ाता, फर्श पर मुंह के बल गिरा और जल्दी से उठता, सर झुकाए सीए के हाथ के इशारा करने पर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जबकि इस लड़के को छोड़ने के बाद दिलशाद इनाया के बाजू को पकड़ता, अपने एक हाथ के हिसार में लेता, इसे दरवाजे से दूर कर गया। सीए और इस लड़के के जाने के बाद दिलशाद ने अपने दाएं हाथ को इनाया की कमर में डालते इसे झटके से अपने सीने के बराबर किया और अपनी आंखें इनाया की आंखों में गाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना खुद को ढांपे बाहर निकलने की? और अगर मेरे करीब आने की इतनी जल्दी थी कि मेरे आने का भी वेट नहीं कर सकती थी तो तुम तो बता देती, मैं ऑफिस में ही बेडरूम तुम्हारी शान में बनवा देता। दिलशाद इनाया की आंखों में देखते हुए घुरा कर बोला। दिलशाद के चेहरे के सख्त असुरात को देखते इनाया ने थूक निकलते नम आंखों से दिलशाद को देखा, जो अब बाएं हाथ से इनाया के चेहरे पर आई लट्टों को कान के पीछे कर रहा था, लेकिन एक पल भी इनाया की आंखों पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। नहीं, वो मामा ने कहा था
आप नहीं आ सके तो मैं यहाँ आ जाऊँ ताकि आप मुझे शॉपिंग करवा सकें, और मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। इनाया ने टूटे-फूटे लहजे में बेडरूम वाली बात पर गड़बड़ाते फिर यहाँ आने की वजह बताई और ख़ुद को ढाँपने वाली बात की भी वज़ाहत देते हुए बोली तो दिलशाद को बात समझ आई, लेकिन ख़ुद को ना ढाँपने वाली बात की वज़ाहत पर दिलशाद ने इनाया की कमर पर गिरफ्त मज़बूत करते इसे सिसकने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद ज़रा-सा अपने मुँह का रुख इनाया की सर के ऊपर करते लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की, जैसे खुद को रिलैक्स करवाना चाहता हो। ये तो वही जानता था क्या आग लगी हुई थी इसे, किसी और को, इनाया को इन नज़रों से देखने पर। वो एक मर्द था, एक गैरतमंद पठान मर्द, जो अपनी अनचाही बीवी पर भी किसी की एक गलीज़ नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इनाया ने सिसकते अपना मुंह दिलशाद के चौड़े सीने में छुपाया। इनाया की सांसें खुद के सीने पर महसूस करते दिलशाद ने अपनी आंखों में किसी की मोहब्बत को पीछे धकेलते अपनी महरम के ख्याल को आगे किया। दिलशाद ने इनाया के बालों पर अकीदत से बोसा दिया। दिलशाद इनाया से इसके हर हकूक़ अदा करने का वादा कर चुका था। अपने दिल में किसी और की मोहब्बत को लिए, और दिलशाद वहाब खानज़ादा अपनी ज़ुबान पर कायम रहने वालों में से था। वो अपने से जुड़ी औरत को तकलीफ़ या फिर बेबस कमज़ोर औरत या फिर अनचाही औरत का खिताब नहीं दे सकता था। वो मर्द था, और मर्द तो औरतों का मान होते हैं, ना कि बेबसी की वजह, और जो वजह बने वो मर्द नहीं होते। दिलशाद के इस अमल पर इनाया साकत होती, दिल की धड़कनों का शोर सुनती अपनी नम आँखों से दो मोती गालों पर बहा गई। दिलशाद ने नरमी से इनाया को खुद से अलग करते फिर बाहों में उठाते साइड पर मिरर वॉल के सामने रखे काउच की तरफ कदम बढ़ाए। इनाया को काउच पर बिठाते दिलशाद इनाया के बराबर में बैठते इसके गालों पर ठहरे मोतियों को अपनी उंगलियों के पूर्वों से चुन गया। इनाया दिलशाद को देखने लगी, जो अब सीधा होते मिरर वॉल के बाहर देख रहा था। फिर इनाया ने आगे बढ़ते दिलशाद के कंधे पर अपना सर रखा। इनाया की हरकत पर दिलशाद ने आंखों की संजीदगी को पल में गायब करते अपनी महरम के गिर्द अपनी मोहब्बत भरे लम्स के साथ अपना बायां बाजू हाइल किया। तुम चाहे पहले ऐसी ही रहती हो, लेकिन अब नहीं रहोगी। तुम मेरी इज़्ज़त हो इनाया दिलशाद खानज़ादा, तुम्हारे वजूद को देखने, इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। दिलशाद वहाब खानज़ादा का, इनाया ने दिलशाद को कहते सुना। फिर दिलशाद के पैर पर हथेली की सिमत रखे बाएं हाथ में अपना दायां हाथ डालते मजबूती से थामते हुए बोली, आप जैसा कहेंगे मैं वैसी ही रहूँगी। मुझे आपके हुक्म की तकमील के लिए ही आपका साथ नवाजा गया है। बस आप मुझ पर अपनी अनमोल इज़्ज़त निछावर करते रहें। इनाया के मान भरे लहजे पर दिलशाद ने गर्दन मोड़ कर इनाया को देखा, जो अब मिरर वॉल से बाहर देख रही थी। दिलशाद ने इनाया को नरमी से सीधा करते इसके मान पर इसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहा। मोहब्बत कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा होती है, जिस पर किसी शख्स का इख्तियार नहीं। जैसे कि दिलशाद सहराए मोहब्बत में आज भी वहीं खड़ा था, लेकिन महरम रिश्ता अपना मयार बुलंद रखता है, इतना बुलंद के अनमोल मोहब्बतों को भी नीचे झुका जाता है। मोहब्बत की आग दिल में लिए अपने महरम रिश्ते की इज़्ज़त करना, अपने दिल की आग में जलते किसी की हक तलफ़ी ना करना। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही ऐसी सिफ़त से नवाजता है ताकि वो रोज़े क़यामत अपने रब के हज़ूर हक तलफ़ी के गुनाह में खड़े ना हों, जैसे कि दिलशाद खानज़ादा को। दिलशाद ने इनाया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। इनाया दिलशाद की मोहब्बत भरी मंज़र में खोई आंखें बंद कर गई। दिलशाद इनाया की बंद होती आंखों को देखते इसके लबों पर झुकता कि एकदम इनाया के मोबाइल की रिंग ऑफिस की खामोश रोमांटिक फ़िज़ा में गूंजी। इनाया ने एकदम फट से आंखें खोलीं, क्योंकि ये रिंगटोन इनाया ने सिर्फ अपने जैन भाई के नंबर पर जो सेट की हुई थी। इनाया आंखों में चमक लिए अपने भाई का सोचते जल्दी से दिलशाद के हाथों से अपना चेहरा निकालते टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ बढ़ी, और दिलशाद शॉक्ड में अपने हाथों को देखने लगा, जिन्हें कुछ देर पहले इसकी बेगम ने मोहब्बत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए थामा था। इनाया फ़ोन पकड़ती कान से लगाती जल्दी से बोली, भाई आप कहाँ गायब हैं? मैंने कितनी कॉल की आपको, और भाभी वो कैसी हैं? इनाया के अल्फाज गूंजे तो दिलशाद का मुँह कड़वे बादाम जैसा हुआ। मतलब इसका साला इसे कभी सुख का सांस लेने नहीं देने वाला था, और अपनी बीवी को घूरने लगा, जो पहले इसकी मोहब्बत के लिए मरी जा रही थी, और अब अपने भाई की कॉल पर ये भी भुला चुकी थी कि शौहरे नामदार भी वहाँ मौजूद है। फिर दिलशाद इनाया को घूरता इस तक पहुँचा, और दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करता टेबल से टेक लगाकर आईब्रो रेस करते इनाया को देखते वहीं खड़ा हुआ, जिसे इनाया ने एक नज़र देखते खुशी से अपने भाई की बात सुनते नज़रअंदाज किया, जिस पर दिलशाद ने बेयकीनी से इनाया को घूरा। ये वही थी ना जो अभी कुछ देर पहले दिलशाद के हर हुक्म पर लब्बैक कहने की बात कर रही थी। और अब दिलशाद ने खुनख्वार नज़रों से इनाया के हाथ में लिए मोबाइल को घूरा, जो डर कर इनाया को इशारे दे रहा था कि अब इसके टूटने की बारी है। लेकिन इनाया मैडम को तो बेनियाज भाई की तरफ मुतवज्जा थी। तुम्हारी भाभी ठीक है, मेरे साथ ही है, तुम टेंशन नहीं लो इसकी। तुम बताओ कैसी हो? डेविल की आवाज़ सुनते इनाया को
आयत के हवाले से कुछ तसल्ली हुई। फिर डेविल से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? इनाया मोहब्बत पाश लहजे में बोली तो डेविल अपनी बहन की सुकून भरी आवाज़ पर दिल खोल कर मुस्कुराया, मैं भी ठीक। और वो तुम्हारा औरतों की तरह तंज मारने वाला शौहर कैसा है? डेविल इनाया को छेड़ते हुए पूछ बैठा, ये जाने बगैर वो तंज का देवता इसकी बहन के बराबर में से खूनख्वार नज़रों से घूर रहा है। डेविल की बात पर इनाया ने दिलशाद को देखते बेबसी के से तासुरात पर काबू रखने की कोशिश करते जवाब दिया, लेकिन दिलशाद इनाया के तासुरात देखता दोबारा आईब्रो रेस कर गया। वो भी अच्छे हैं भाई, इनाया बोली तो दिलशाद समझ गया इसका साला इसकी बात कर रहा है। इनाया से नरमी से बिना समझने का मौका दिया मोबाइल लेते दिलशाद मोबाइल स्पीकर पर डाल गया, जिस पर डेविल का कहकहा गूंज रहा था, यकीन मानो तुम्हें ही अच्छा लगता है वरना मुझे तो घटिया लगता है। डेविल कहकहा लगाता बोला तो दिलशाद ने खूनख्वार नज़रों से मोबाइल को देखा, जैसे वो मोबाइल नहीं खुद डेविल है। और फिर इनाया को जो बेचारी थूक निकलती अपनी कॉल उठाने पर खुद को सलावतें सुना रही थी, तुम्हें तो पता ही होगा खुद जो घटियापन के टॉप लेवल पर हो। दिलशाद जल कर बोला तो डेविल दिलशाद की आवाज़ सुनते कान से मोबाइल हटाते फिर मोबाइल को घूरते वापस कान से लगा गया, चमकती आंखों से। यकीनन डेविल का इरादा अब दिलशाद को तपाने का था। उफ तुम्हारे सस्ते जोक, डेविल दिलशाद को तपाने वाले लहजे में बोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिलशाद ने भी तंजिया लहजा लिए बोला तो डेविल ने अफसोस से सरनफी में हिलाया, मतलब साफ था डेविल किंग पूरी दुनिया की बोलती बंद कर सकता था, लेकिन दिलशाद वहाब खानज़ादा के तंज नहीं। नकारा इंसान काम वाम नहीं है तुम्हें जो घर पर बैठे हो इस वक्त। डेविल को अपनी इज्जत भी दूर रखनी थी, इसलिए दिलशाद के तंज को इग्नोर करता फट से बोला, मैं तो काम पर ही हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को मेरी मोहब्बत के बगैर घर में करार नहीं आ रहा था तो ऑफिस आ गई, और मैं तुम्हारी बहन के मेरे लिए यहाँ आने पर मोहब्बत ही करने लगा था कि मेरा सड़ा हुआ साला कबाब में हड्डी का काम कर गया। दिलशाद चेहरे पर मुस्कुराहट लिए डेविल को आग लगाता बोला तो इनाया ने दिलशाद को घूरा, जिस पर दिलशाद ने इनाया को आंख विंक की, जिस पर इनाया बस रुख बदल कर ही रह गई। कमीने इंसान, भरे मजमे में मेरी बहन को हाथ भी लगाया और कोई गलत हरकत की ना तो मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। मेरी बहन को अभी घर छोड़ कर आ। डेविल को तो दिलशाद की बात पर आग लग गई। वो ऑफिस में इनाया के साथ, जबकि डेविल की बात पर दिलशाद का कहकहा गूंजा, बोल तो देख किसको रहा है जो तेरे सामने ये हरकत कर चुका है। खैर सड़े हुए साले साहब परेशान ना हो, मैं और तुम्हारी बहन मेरे कैबिन में हैं और मेरी इज्जत की हिफाजत और मोहब्बत मुझे अच्छे से करनी आती है, तो डोंट वरी। दिलशाद डेविल को बुटीक वाली अपनी बेबाकी याद कर दिलाता और आग लगा गया, जबकि इनाया के गाल शर्म से लाल हुए। वो लम्हा याद करते कमीने। डेविल गुस्से से कुछ और भी बोलता कि दिलशाद ने इसकी बात काटी, क्यों मेरे होने वाले बच्चों की बद्दुआएं लेते हो? वो बेचारे तुम्हें मामू बोलने को बेताब हुए जा रहे हैं और तुम हो जो इन्हें लाने का प्रोसेस ही नहीं करने दे रहे मुझे। दिलशाद डेविल को आग लगाता फिर बोला तो इनाया का बस नहीं चला कि वहाँ से गायब हो जाए। इसका शौहर इसके भाई के सामने कैसी बेबाकी से बात कर रहा था, जबकि दिलशाद डेविल के तसुरात का सोचते खासा महसूस हुआ था। कोई शर्म होती है कमीने इंसान, डेविल आग बगोला होता दिलशाद की बेबाक बातों पर बोला तो दिलशाद का कहकहा गूंजा, और वो भी तो दिलशाद वहाब खानज़ादा से शर्मा कर दूर रहती है। दिलशाद मगरूराना अंदाज में बोला तो इनाया ने बेबसी से इसके सामने आते हल्का सा होंठ हिलाकर आंखों से बस करने का इशारा किया, तो दिलशाद मोबाइल वाला हाथ साइड में करता इनाया के होठों को अपने लबों से छूकर पीछे हुआ। दिलशाद की हरकत पर इनाया के दिल ने एक बीट मिस की। फिर दिलशाद ने इनाया को खुद के सीने पर इनाया की कमर पर हाथ डालते गिराया, तो इनाया की नज़र दिलशाद के गले की हल्की सी उभरी हुई हड्डी पर गई, तो इनाया को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए। तुझे तो मैं, डेविल ने गुस्से से कुछ कहने चाहा, लेकिन फिर मोबाइल से टून टून की आवाज़ सुनी। इसे लगा कि दिलशाद ने इसे तपाने के लिए कॉल डिस्कनेक्ट की। डेविल ने दोबारा नंबर डायल किया तो बेसुध कमीना डेविल पर बढ़ाता मोबाइल रखता सर झटक गया, जबकि दिलशाद ने कॉल तो डिस्कनेक्ट की ही नहीं थी। दिलशाद ने तो मोबाइल पीछे उछाल कर हवा में लहराया था, जिससे वो मोबाइल फर्श पर किची हुआ। और इनाया बेबसी से फिर गुस्से से दिलशाद को देखने लगी। ये इसका तीसरा मोबाइल था जो दिलशाद ने तोड़ा था, जबकि दिलशाद कंधे उचकाता बोला, मैं ला दूंगा। क्या मासूमानापन था। दिलशाद की बात इनाया का दिल अश कर उठा। आपको क्या परेशानी है मेरे मोबाइल से? तीसरा मोबाइल है जो तोड़ दिया आपने। इनाया अपने मोबाइल की लाश को देखते हुए बोली तो दिलशाद ने इसे घूरा। कितनी नाशुक्री थी इसकी बीवी। मोबाइल तोड़ना याद रहा लेकिन ला कर देना नहीं। ला कर भी तो देता हूँ, दिलशाद बोला।
बड़ा एहसान करते हैं, इनाया दुबदू बोली। दोबारा अगर मेरे हाथ झटक कर मोबाइल की तरफ लपकीं तो तुम देखना, इन हाथों से खाना भी नहीं खा पाओगी। दिलशाद की आवाज़ की सख्ती महसूस करते इनाया को अपना उतावला होना याद आया और फिर समझने वाले अंदाज में सर इस बात में हिला गई, जिस पर दिलशाद ने भी इनाया को देखते सर झटका। लेकिन इनाया का मोबाइल का दुख अब भी अरूज पर था। मेरा मोबाइल, इनाया फिर बेबसी से बोली। बेगम, मोबाइल की मार्केट तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा ये खानज़ादा, दिलशाद ने मोहब्बत पाश लहजे में कहते इनाया को बिना समझने का मौका दिए इसके लबों पर झुका। इनाया ने दिलशाद के कोट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में भींचा। दिलशाद इनाया की कमर पर सख्त गिरफ्त कर रखते और एक हाथ सर की पुष्ट पर रखते इनाया के लबों पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। काफ़ी देर खुद को सैराब करते दिलशाद ने इनाया की उखड़ती सांसों को बख्शिश देते आज़ाद किया और नरमी से इनाया के गिर्द हिसार बनाए रखा। इनाया दिलशाद के सीने पर सर रखे अपनी सांसें हमवार करने में हलकान हो रही थी जब दिलशाद ने इसके कान के करीब सरगोशी की। हक लेने को कदम क्यों बढ़ाती हो बेगम, जब मेरी गुर्बत सह नहीं पाती। दिलशाद की आवाज़ पर इनाया ने सर उठाकर इसे देखा। आपकी गुर्बत को अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा सहने की कोशिश करती हूँ, इनाया शिकवा-कुना अंदाज में फूली हुई सांसों के दरमियान बोली तो दिलशाद मुस्कुराया। तुम्हारी गैर होती हालत तुम्हारी बर्दाश्त बाखूबी बता रही है बेगम, दिलशाद इनाया की फूली हुई सांसों पर चोट करता बोला। मेरे सरफिर खानज़ादा की मोहब्बत मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा अहम है मेरे लिए। इनाया दिलशाद को घूरती फिर अपने कदम दिलशाद के पैरों पर रखती दिलशाद के गले में दोनों हाथ डालती इसके लबों को अपने लबों से छू गई। अभी वो पीछे होती कि दिलशाद इसके लबों को फिर अपने लबों से लॉक कर गया। ऑफिस की मानीखेज़ी इनको एक दूसरे में उलझा गई। वो दोनों एक दूसरे में गुम खुद को सैराब कर रहे थे जब इस फिज़ा को दिलशाद के मोबाइल की रिंगटोन ने ख़त्म किया। दिलशाद इनाया को नरमी से पास रखी चेयर पर बिठाता मोबाइल उठाता जिस पर दाहिम का नंबर जगमगा रहा था। कॉल अटेंड करता कान से लगा गया, लेकिन दिलशाद सामने से दाहिम की बात सुनते माथे पर बल लिए दाहिम को आने का कहते इनाया के बिखरे बालों को अपने हाथ से सेट करता नरमी से इसे उठाता इनाया का हाथ थामता इसे लिए बाहर कदम बढ़ा गया। दाहिम हाले को लिए एक फ्लावर शॉप पर रुका। हाले कब से खामोशी से विंडो से बाहर देख रही थी जबकि दाहिम हाले की पुश्त को कार के रुकने पर हाले ने गर्दन मोड़े दाहिम को देखा जो अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद किए उतरा था और फ्लावर शॉप में कदम बढ़ा गया। जबकि दाहिम कुछ देर बाद बाहर आया तो इसके हाथ में गुलाब के फूलों का बड़ा सा बुके था। हाले ने दाहिम को देखा लेकिन फिर ये ही सोच सकी कि अब दाहिम फिर कोई उल्टी सीधी बात करेगा, इसलिए हाले ने सर झटकते खुद को किसी भी किस्म की खुशफहमी से आज़ाद रखते सीधे होकर बैठ गई। जबकि दाहिम कार में बैठता हाले के चेहरे का तवाफ करने लगा। हाले को पुरसुकून और चुप देख दाहिम इसकी सोच पड़ चुका था। दाहिम ने बुके हाले के करीब किया। हाले गर्दन मोड़े दाहिम को देखने लगी जो अपनी आंखों में मोहब्बत लिए इसे देख रहा था। ये गुलाब मिसेस दाहिम खानज़ादा 2B के लिए, दाहिम मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो हाले ने इसे देखते गुलाब थामे। दाहिम जानता था हाले को गुलाब तमाम फूलों से में बेहद पसंद है। हाले गुलाबों का बुके अपने चेहरे के करीब करती इनकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। दाहिम महवियत से हाले की उंगलियों के पूर्वों से गुलाब की पंखड़ियों को छूता देख रहा था। तुम्हें पता है मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई, दाहिम की आवाज़ ने हाले को गुलाब की खुशबू से निकालते बेयकीनी से दाहिम को देखने पर मजबूर कर दिया। दाहिम को इससे मोहब्बत थी कब? हाले की आंखों में नासमझी देखते दाहिम ने हाले के चेहरे पर आने वाली बालों की लट को इसके कान के पीछे उड़साया। दाहिम की हरकत पर हाले के दिल ने एक बीट मिस की। मैं तुमसे जब से मोहब्बत करता हूँ जब मैं मोहब्बत के लफ्ज़ से भी अनजान था, दाहिम बोला तो हाले ने दाहिम की आंखों में देखा। आज वो आंखें शरारती दाहिम की नहीं बल्कि मोहब्बत में डूबी अपने लिए दाहिम की आंखें लगीं। लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत की चमक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दो। अगर तुम मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं देती, मैं कभी तुम्हें ये मालूम ही ना होने देता कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। दाहिम बोला तो हाले को दाहिम के सामने नौरीस से मोहब्बत का एतराफ़ याद आया। हाले ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका दी। हाले गलत नहीं थी। कोई भी लड़की जो किसी को चाहती हो और अपनी हदूद और इज़्ज़त का पास रखते किसी को चाहे वो गलत हो भी नहीं सकती। गलत वो लड़कियाँ होती हैं जो मोहब्बत को हासिल करने की चाह में अपनी अनमोल इज़्ज़त को दागदार कर दें। हाले ने तो अपनी इज़्ज़त को इतनी अहमियत दी थी कि ये मालूम होने के बावजूद कि नौरीस कभी इसे इनकार नहीं करेगा बल्कि इसकी मोहब्बत का पास रखते इसे अपनी इज़्ज़त बनाने में देर नहीं लगाएगा। फिर भी इसके सामने इकरार नहीं किया था। वो मोहब्बत ज़रूर कर बैठी थी लेकिन खुद गर्ज नहीं थी, इसलिए एक कदम भी नौरीस की तरफ नहीं बढ़ाया था। लेकिन आज दाहिम के लफ्ज़ों ने इसे गलत ना होने के बावजूद भी नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये बात नहीं थी कि दाहिम ने इसका दिल दुखाया है, इसने तो नौरीस का जिक्र भी नहीं किया, वो तो बस इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। लेकिन दाहिम हाले का होने वाला शौहर था। अब वो सिर्फ दाहिम को अपने दिल में बसाई थी। अपने माजी की मोहब्बत पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। जबकि दाहिम हाले की झुकी नज़रों को देखता इसके दिल की बात समझ गया।
तुमने कुछ गलत नहीं किया हाले, और मैं तुम्हें गलत समझता भी नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हारी मेरे लिए मोहब्बत करने की शर्त नहीं थी। तुम पाकीज़ा हो हाले। कोई भी लड़की जो अपनी हदूद में रहकर मोहब्बत करे वो पाकीज़ा ही होती है, और जो अपनी इज़्ज़त को अपनी मोहब्बत से ऊपर रखे वो आबे ज़मज़म की तरह शफ़ाफ़ होती है। और मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ, इस शफ़ाफ़ ज़मज़म को मेरे नसीब में लिखा गया है। दाहिम बोला तो इसकी मोहब्बत भरे लफ्ज़ों में हाले नम आँखों से इसे देखने लगी। वो अपने रब का शुक्र कैसे अदा करेगी कि इसका होने वाला महरम इसे मोहब्बत भरी इज़्ज़त की नज़र से देखता है, जिस नज़र से शायद कोई ही मर्द देख सके। अल्लाह ने इसे बेशक बेहतरीन मर्द से नवाजा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है हाले, और मुझे जो तुमने अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का एहसास दिया है इस पर दाहिम वहाब खानज़ादा पूरी ज़िंदगी तुम्हारा मकरूज़ रहेगा। दाहिम ने कहा तो हाले इसे धुंधली आँखों से देखने लगी, फिर अपने आंसू साफ़ कर गई। तुम मेरे एहसास को पाने वाले पहले और आखिरी मर्द होगे दाहिम, और मुझे नहीं पता ये कैसा एहसास है कि जब से मैं तुमसे जुड़ी हूँ मेरे दिल में नौरेज़ का नाम कहीं नहीं रहा, जिस नाम को मैं हमेशा दिलो दिमाग में बसाए रखती थी। मेरे हर लम्हे में अब तुम शामिल हो, और तुम जैसा नायाब मर्द मेरी ज़िंदगी में लाने पर मैं अपने रब के हजूर ताउम्र सजदा शुक्र में रहूँगी। हाले बोली तो दाहिम सांस रोके इसे सुनने लगा। फिर दाहिम कुछ कहता कि कार का शीशा किसी ने नॉक किया। दाहिम ने गर्दन मोड़े शीशा नीचे किया तो हाले भी इस सिम देखने लगी जहाँ एक एम्बुलेंस से उतरा वार्ड बॉय और एक औरत इन्हें देख रहे थे। प्लीज़ हमारी मदद करें, एम्बुलेंस में ख़राबी हो गई है और एक डिसेबल पेशेंट की जान का सवाल है। हमने यहाँ तमाम लोगों से मदद मांगी है, कोई नहीं कर रहा। वो औरत बोली तो दाहिम कार का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला। हाले भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले वहीं खड़ी दाहिम को देखने लगी और फिर एम्बुलेंस को। मैं भी एक सर्जन और डॉक्टर हूँ, आप मुझे पेशेंट के पास ले चलें। दाहिम बोला तो वार्ड बॉय और वो औरत एम्बुलेंस की सिमत बढ़ गए। कुछ देर बाद दाहिम बाहर आया तो इसने कान से मोबाइल लगाया हुआ था। वो दिलशाद को कॉल कर रहा था, जबकि हाले के पास ठहरते शायद दिलशाद कॉल पिक कर गया था। दाहिम जहाँ मौजूद था वहाँ से खानज़ादा एम्पायर कुछ मिनट की दूरी पर था। वो हाले को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, ना इसे घर छोड़ कर आ सकता था, और अकेले जाने देने की तो बुटीक वाले हादसे के बाद नामुमकिन सी बात थी। इसीलिए दिलशाद को कॉल करते इसे जल्दी वहाँ पहुँचने का कहा। फिर हाले को सारा मामला पता था। हाले के लिए बुके और इसका बैग इसे नरमी से थमा गया और सारी शॉपिंग कार की डिक्की में डालता इस बेहिस्सो हरकत लड़की को लिए अपनी कार की बैक सीट पर नरमी से लिटा गया। वो औरत इस मरीज़ लड़की के साथ बैठी थी, जबकि वार्ड बॉय ट्रैप्स सेट करता मुश्किल से जगह बनाता पैसेंजर सीट संभाल गया था, जबकि दाहिम दिलशाद के वहां आने का इंतज़ार कर रहा था। दिलशाद की लैंड क्रूज़र रुकी तो दाहिम हाले को हाथ के इशारे से इसके लिए दरवाज़ा खोलता इसे बिठा गया। तुम मेरी लैंड क्रूज़र ले लो, मैं तुम्हारी कार में चला जाता हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा और इमरजेंसी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी कार में ज़्यादा देर तक सेट रहे। दिलशाद कार को देखते हुए गर्दन मोड़े दाहिम से बोला, जो हाले को बैक सीट पर सही से बैठता देख दरवाज़ा बंद ही करने वाला था। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। दाहिम बोला तो दिलशाद ने इस बात में सर हिलाते कहा, अल्लाह शिफा और सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे इस लड़की को। दिलशाद के मुँह से निकली बेसाख्ता दुआ पर सब ने आमीन कहा, जबकि इस वक्त दाहिम की कार में मौजूद इस लड़की को अगर दिलशाद देख लेता तो इसे इस हालत में देखते खुद शायद साकत हो जाता। दिलशाद की दिलकश के लिए तलाश जो ख़त्म हो जाती। दाहिम जल्दी से कार की सिम जाता कार का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर गया, जबकि दिलशाद ने लैंड क्रूज़र ड्राइवर को ड्राइव करते वक्त विंडो से दाहिम की चलती कार की बैक सीट पर ट्रैप में सेट की सीट के आगे और कुछ नीचे पर ट्रैप में जकड़े हाथ को ढलका हुआ देखा। दाहिम की कार सड़क के दाएं जानिब थी, जबकि दिलशाद की लैंड क्रूज़र बाएं जानिब। दिलशाद ने विंडो नीचे करते दाहिम को कॉल मिलाई, जिसे दाहिम नासमझी से पिक कर गया। दाहिम पीछे देखो, इस लड़की का हाथ ढलका हुआ है, इसका ब्लड रिवर्स हो सकता है, दिलशाद ने कहा तो दाहिम ने कार ड्राइव करते गर्दन मोड़े इस लड़की को देखा। फिर इस औरत से हाथ सही से थामने की हिदायत दी, और इस औरत के लड़की का हाथ सही करने पर दिलशाद कॉल कट कर गया और विंडो मिरर ऊपर करते टर्न ले गया। और इस रोड की राहें अब जुदा हो रही थीं। एक तरफ दिलशाद अपनी ज़िंदगी में आई इनाया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की मंजिल तय कर रहा था, तो दूसरी तरफ दिलकश अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी उखड़ी हुई सांसें ले रही थी। दिलशाद की लैंड क्रूज़र बाएं जानिब रोड पर निकली तो दाहिम की कार दाएं जानिब रोड पर। कुछ राहें जुड़ती ही जुदा होने के लिए हैं, कुछ मोहब्बतें होती ही ला हासिल रहने के लिए हैं।
शाम जल्दी पहुँचो और देखो इसे, अगर दिलकश को कुछ हुआ तो मैं खुद को एक औरत की हिफाजत ना करने पर कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये डेविल था जो अपने रूम में बेचैनी से टहलते शाम की कॉल सुन रहा था, जो दिलकश की इमरजेंसी में बिगड़ी हालत पर वहाँ के डॉक्टर्स के अमले का महक और फनेज में ना होने और इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करने पर शाम पर ढारता अब कदरे नदामत से बोला था, डेविल मैं पहुँच ही रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो और मैं अपनी लापरवाही पर तुमसे माजरत ख्वाह हूँ, दोबारा नहीं होगा। डॉक्टर्स के अमले ने आज ऑफ लिया था, इनका सेमिनार था तो मैंने भी दे दिया। मुझे इल्म नहीं था कि दिलकश की तबीयत अचानक ख़राब हो जाएगी, वरना मैं किसी दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगवा देता। हशाम कार ड्राइव करता बोला, जिस पर डेविल ने एक लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की। हशाम, दिलकश को कुछ नहीं होना चाहिए और इसके वजूद को किसी की नज़रों में मत आने देना। तुम्हें इल्म है ये कितना ज़रूरी है? डेविल दोबारा बोला तो इसकी आवाज़ में कर्ब था। मैं जानता हूँ और ऐसा ही होगा डेविल, हशाम ने कहा तो डेविल ने कॉल काट दी और हाथ बालों की पुश्त पर चलाता खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा, जब इसके कानों में आयत की चीख की पुकार गूंजी। डेविल अपने कदम बाहर लेता आयत की आवाज़ की सिम चलते हुए दरवाजे के बाहर बनी आखिरी स्टेप पर रुका और पहले बेयकीनी और फिर गुस्से से सुर्ख होते चेहरा लिए बर्फ़ के बीचों बीच खड़ी वाइट चूड़ीदार पजामा और पैरों को छूती फ्रॉक में गले में रेशमी वाइट दुपट्टा डाले सीधे काले बालों को पुश्त पर खुला छोड़े ठंड की शिद्दत से सुर्ख होते चेहरे को ऊपर किए बाहें फैलाए अपने ऊपर गिरने वाली रुई नुमा बर्फ़ को महसूस करती आयत चीख रही थी, यह मंजर किसी जन्नत का मंजर है। डेविल का तो बस नहीं चल रहा था कि इसे जन्नत ही वासिल कर दे और ऊपर से सुबह से इस पर्तोकाला की उल्टी हरकतें सहते डेविल को आग लगी हुई थी। कभी डेविल के रूम में आ जाती, कभी डेविल को बस घूरती, तो कभी नाश्ता खाना ना खाने पर परेशान करती। डेविल को पता था वो ये सब हरकतें डेविल की तवज्जो के लिए कर रही है, लेकिन डेविल भी तो ढीठों का सरदार अव्वल था, क्यों इसे कामयाब होने देता? डेविल तो अब भी आयत के इसे छोड़कर जाने वाली बात को दिल में आग की तरह जलाए रख रहा था। डेविल अब कदम उठाता आयत के सर पर पहुंचा। ज़्यादा जन्नत याद आ रही है तो पहुंचा दूं? डेविल धाड़ा तो आयत एक आंख खोले चोरी से डेविल के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखती दोबारा आंख बंद कर गई। मतलब अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आखिरकार वो डेविल को इससे मुखातिब करने के लिए मजबूर कर ही चुकी थी और अपनी हंसी छुपाती सीधा मुंह करती नागवारी से डेविल को देखती रुख दूसरी जानिब कर गई, जबकि आयत की हरकत पर डेविल ने अपना जबड़ा भींचे जब्त किया। मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी जहन्नुम वासियों को जन्नत का रास्ता कहाँ पता होगा? आयत डेविल को आग लगाती शरारत से बोली, तुमने तो जैसे जन्नत की परमानेंट टिकट कटवा रखी है ना? डेविल ने अपना गर्म कोट उतारते सर झुकाते आयत को पहनाते हुए नागवारी से कहा, मैं इतनी प्यारी हूँ और अल्लाह जी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो जन्नत में ही रखेंगे मुझे। डेविल ने आयत की बात पर इसे सर उठाए देखा तो आयत की मासूम सी आंखें वाकई इसे इतने गुस्से में आयत से नाराज़गी के बावजूद बहुत प्यारी लगीं। आयत भी मोहब्बत पाश नज़रों से डेविल की आंखों में देखा तो डेविल ने जल्दी से खुद को कंपोज करते रुख फेरा। वो आयत को किसी भी सूरत माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। डेविल के कुछ ना बोलने पर आयत ने फिर डेविल को मोहब्बत से मुखातिब करना चाहा। जहन, आयत बोली और डेविल के बाजू पर अपने दोनों हाथ रख गई। डेविल ने नागवारी से आयत के मुंह से अपना नाम सुनते झटके से इसके हाथ झटकते इसका बाजू दबोचा। तुम जो हरकतें कर रही हो सब समझ आ रहा है मुझे, अपनी हद में रहो लड़की, वरना ये ना हो औरतों के साथ पेश आने वाले सारे लिहाज भूल जाऊं मैं, और मैं तुम्हारी तरह नहीं जो बोल कर कदम पीछे ले लें। डेविल पहले गुस्से से फिर तंज से मुस्कुराते हुए आयत को देखते हुए बोला तो आयत को इसके लहजे और लफ्ज़ों से तकलीफ़ हुई और बेजान आंखें नम कर गईं। इसने तो सबकी नफ़रत सही थी, लेकिन डेविल ने वाहिद इससे जुनूनी मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत की आदत आयत की रूह में इस कदर बस गई थी कि कभी न रोने वाली आयत डेविल की बेरुखी पर आंखें नम करके सारे जब्त होते हिम्मत हार गई थी। डेविल, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। आयत बेबसी से अपनी गलती पर शर्मिंदा होते बोली तो डेविल ने इसके आंसुओं से तर चेहरे देखते रुख फेरते खुद को बाज रखा। मुझे तुम्हारी माफ़ी से कोई सरोकार नहीं, चुपचाप अंदर चलो और दोबारा ये हरकतें करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जन्नत पहुँचाने में से पीछे नहीं रहूँगा। डेविल बोलता आयत का हाथ थामता इसे लिए अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया। आयत भी साकत कदमों से डेविल की सिमत चलती रही। डेविल अंदर दाखिल होते आयत का हाथ छोड़ते अपने कमरे की सिमत बढ़ने लगा। जब अपने कमरे के दरवाजे पर कदम रखता गर्दन मोड़ते आयत को वहीं जमा देख जब्त गवाता इस तक पहुँचा। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? जाओ अपने कमरे में और हुलिया दुरुस्त करो अपना। डेविल आयत के चेहरे पर खुद को कंपोज रखते और बर्फ़ से आयत के जगह जगह से गीले लिबास को देखता बोला। जब आयत ने नम होती आंखें उठाए डेविल को देखा, मुझे नहीं जाना कहीं और नहीं करना हुलिया दुरुस्त, आयत ने गुस्से बेबसी से चीखते हुए कहा और डेविल की गर्म
पतली तह की शर्ट को कंधों से दबोचते डेविल के पैरों पर अपने पैर रखते इसके होंठों को अपने होंठों में कैद किया। आयत अपनी निस्वानी शिद्दतों से कोशिश कर रही थी कि डेविल भी इसकी मोहब्बत में इसका साथ दे। वो हर कोशिश कर चुकी थी, माफ़ी भी मांग चुकी थी, लेकिन डेविल किसी सूरत माफ़ करने को तैयार नहीं हो रहा था। आयत अब अपनी शिद्दतों से डेविल को अपनी इससे मोहब्बत का सबूत दिलाना चाहती थी, लेकिन पहले डेविल साकर सा खड़ा आयत के लम्स में खोने लगा और आंखें मीच कर अपने लबों से आयत के लबों को छूने लगा। लेकिन फिर आयत की बेवफाई को याद करते जब से आंखें खोलीं और अपने हाथ आयत की कमर पर रखते इसे झटके से खुद से दूर किया, जिस पर आयत डेविल से 4 कदम दूर हुई। तुम्हें लगता है इस तरह मुझे मना लोगी तो तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हारे वजूद से नहीं, तुम्हारी रूह से जुनूनी मोहब्बत की है, जिस मोहब्बत को तुमने धुतकार दिया था। मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तुम, और मुझसे, मेरे इस वजूद से दूर भागी थी तुम। मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, डेविल किंग की बीवी। मैंने आज तक खुद को इतना नहीं गिराया कि मुझे अपनी तस्कीन के लिए औरत की ज़रूरत हो, तो अपनी बीवी के वजूद के लालच में मैं इसकी बेवफाई माफ़ कर दूंगा। तो माई लेडी, ये खुशफहमी है तुम्हारी। डेविल ने नगवारी से आयत को देखने फिर इसे अपने सीने पर उंगली रखते कहा, और अब आयत की बस थी। वो कहाँ इसे अपने वजूद का लालच दे रही थी। बीवी थी, वो हर तरह से मना सकती थी अपने शौहर को, ये हक रखती थी वो। और एक इसका शौहर था जो मानने को तैयार ही नहीं था। तुम शौहर हो मेरे, मैं बीवी होने का हर हक रखते हुए अपने शौहर को मना सकती हूँ। और अब मैं तुम्हें कहती हूँ डेविल किंग, जितना मनाना था मना लिया मैंने, हर तरह से कोशिश की है मैंने। मैं होशो हवास में नहीं थी जब मैंने तुमसे ये सब कहा, जिसे तुम बेवफाई का नाम दे चुके हो। और आखिरी बात डेविल किंग, अब तुम आज रात तक मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और अगर नहीं आए तो सुबह मेरे बिना सांसों का वजूद देखने लाजमी आना ही पड़ेगा। और ये डेविल क्वीन का वादा है डेविल किंग से। आयत डेविल के सामने खड़ी होती, इसकी आंखों में बहादुरी से देखती डेविल को जता गई कि वो बीवी आखिर इसकी है। जबकि डेविल इसके जुमलों को सुनता सोच में पड़ गया, क्या हिम्मत है इसकी बीवी की, जिसके सामने भाई जैसे जैक और हशाम भी खौफ से बोलते नहीं, और बाकी लोगों की तो बात ही कोई नहीं। इनकी तो डेविल को देखते ही जुबान तालू से चिपक जाती थी। डेविल की नाराज़गी के बावजूद इसकी बीवी इसे हुक्म सुना रही है, लेकिन मरने वाली बात पर मुठियां भींचते आयत को लहू होती नज़रों से देखने लगा, जो डेविल के करीब आती, डेविल के दिल के मकाम पर पहले हाथ रखती, फिर अपने लब रख गई। डेविल का सारा उससे गुस्सा एक लम्हे में उड़नछू हुआ। वो साकत सा खड़ा रहा जब आयत डेविल से 2 कदम पीछे लेती अपना रुख अपने कमरे की तरफ झटके से कर गई। आयत अपने कमरे में आती शावर लेने चली गई थी। इसका इरादा था कि जब डेविल इसके रूम में आए तो इसे देख सब कुछ भुला दे और वो दोनों अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करें, और अगर डेविल ना आया तो अपने कहे से पीछे ना हटते हुए अपनी जान ले लेगी। आयत ने ग्रे कलर की खुली पैरों को छूती स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था जो इसके पेट की एक तह को वाज़े कर रहा था, और पीछे सिर्फ एक डोरी जिसके जाल से वो ब्लाउज आयत को ढांपे हुए था। आयत ने अपने बालों को कर्ल बनाए अपनी पुश्त पर खुले छोड़ दिए थे। कानों में ग्रे कलर के नगीने पहने हुए थे। अपने होठों पर मेकअप के नाम पर रेड लिपस्टिक और आंखों में ब्लैक काजल लगाया हुआ था, जो इसकी सफ़ेद गुलाबी रंगत पर खिल रहा था। हीटर तेज़ होने की वजह से आयत को ठंड का एहसास तो नहीं हो रहा था, लेकिन बढ़ती रात के साथ अभी तक डेविल के ना आने से इसका वजूद ठंड की लपेट में आ रहा था। अब घड़ी रात के 2 बजाए हुए थी, लेकिन डेविल अब भी इसके कमरे में नहीं आया था। क्या वाकई डेविल को इसके जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? वो अब बेमायने हो गई है डेविल के लिए क्या? वो बस ये रिश्ता निभा रहा है क्या? इसने अपने शौहर की मोहब्बत अपने खुद गर्ज बाप के लिए खो दी। आयत को दोबारा अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत नाम का हिस्सा खाली होता नज़र आ रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब नज़र दोबारा घड़ी पर पड़ी। अब 3 बज चुके थे। आयत ने अपने गालों पर बहने वाले आंसू अपनी हथेली से बेदर्दी से रगड़े। अगर डेविल की ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं तो वो अब अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेगी। डेविल की जुनूनी मोहब्बत को पाकर ठुकरा देने वाली, और फिर इसी मोहब्बत को इसी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की हिम्मत रखने वाली सिर्फ आयत ज़ैन कमाल ही हो सकती है। आयत ने अपने कदम बाहर की सिमत लिए। वो तेज़ तेज़ भागते हुए इस पहाड़ के एक सिरे तक पहुंची जो खाई नुमा था। आयत को आसपास पड़ती बर्फ़बारी और ठंड का एहसास तक भी ना हुआ। वो डेविल की मोहब्बत के बगैर अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती थी। आयत वहाँ खड़ी हुई चीखी, इतनी ज़ोर से चीखी कि आयत को अपनी आवाज़ पलट कर कई दफ़ा सुनाई दी, ज़ैन आई लव यू। और ये कहते और सुनने के साथ इसने
खाई की हवा में एक कदम बढ़ाया। तभी किसी ने इसकी कमर पर हाथ डालते इसे झटके से अपनी तरफ मोड़ा। आयत इस वजूद को धुंधली आंखों से साकत वजूद के साथ देख रही थी जब इसे एक आवाज़ सुनाई दी, आई लव यू टू माई लेडी। वो आवाज़ इतना रूप और शिद्दत लिए थी कि आयत का चीखना इस आवाज़ के आगे आयत को बेमायनी लगा। सामने बिलाशुबा डेविल खड़ा था। आयत को अपने हिसार में लिया, आंखों में अब भी नाराज़गी और लहू लिए, लेकिन एक और चमक थी। वो थी मोहब्बत की चमक, जिसको आयत ने आज अपने लिए दोबारा उजागर कर ही लिया था। डेविल की आंखों में आयत डेविल को देखते इसके सीने में मुंह छुपा कर सिसक उठी। डेविल ने खुद की नाराज़गी और आयत के इस कदम पर गुस्से को जब्त करते इसके गिर्द शिद्दत से हिसार बनाते आयत को अपने सीने में भींचा। आसपास बढ़ती ठंड और हल्की हल्की होने वाली बर्फबारी ने इस मंजर को दो मोहब्बत करने वालों के मिलन का मंजर बना दिया। जहन, मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, ये वादा है मेरा। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुद से दूर करके सज़ा मत दो, मैं मर जाऊंगी। आयत बोली तो डेविल ने इसे अपने बराबर खड़ा किया और इसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए। तुम्हें सज़ा देकर मैं भी तो पल पल मरा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे खुद को तुम्हारे करीब आने, तुम्हें माफ़ करने से रोके हुए है। और दोबारा ये खुदकुशी वाली फजूल हरकत मत करना, वरना अब मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ कर तुम्हें कहीं चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और डेविल ने आयत को शानों से पकड़ कर कहा। तो आयत ने इसे देखा। इसकी आंखों को देख आयत जान गई थी इसकी हरकत ने किस कदर डेविल को तकलीफ में मुब्तला किया था। तुम बस माफ़ कर दो, करीब मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे। आयत ने पलकें झपका कर नम आंखों से आयत की धमकी को इग्नोर डेविल की धमकी को इग्नोर करते हुए बोला। तो डेविल ने इसके चेहरे को बार बार छूने वाली लटों को पीछे किया। तुम मुझसे दूर क्यों भागी थी और अब मेरे करीब क्यों आना चाहती हो? डेविल आयत के मुंह से इस गलती का एतराफ़ चाहता था, और ये भी कि इस गलती से इसने क्या सीखा है। क्या वो आगे भी अपनी नादानी में ये गलती करेगी? मैं डर गई थी तुमसे। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को मार दिया, वो चाहे जैसे भी थे, मेरा बाप था। आयत नम आंखें लिए अपने बाप को याद करती बोली। लेकिन जब मैं सड़कों पर भाग रही थी तो याद आया, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में, और मैं जिस मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ इसी से दूर जा रही हूँ, इसी से भाग रही हूँ। आयत एक दफ़ा फिर नम आंखें लिए बोली। तो डेविल ने फिर इसका चेहरे से मोती अपनी उंगलियों से चुने। तुम्हारा बाप पता है क्यों आया था वहाँ? डेविल ने आयत से पूछा। तो आयत ने नफ़ी में सिर हिलाया। तुम्हारा बाप मुझे मारने के लिए आया था वहाँ। इन लोगों की इतनी औकात नहीं कि मर्द बनते सामने से खेलें। वो तुम तक पहुँच कर मुझे अपने रास्ते से साफ करना चाहते थे, और तुमने इनका साथ देते मेरी पीठ पर वार किया। डेविल बोला। तो आयत ने इसका हाथ जल्दी से थामते नफ़ी में सिर हिलाया। आयत ही जानती थी कि डेविल को मारने वाली बात तो इसके दिलो दिमाग में आई ही नहीं। इसके चेहरे को पढ़ते डेविल फिर बोला। मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं चाहती, तुमने सिर्फ अपने खुदगर्ज बाप की मोहब्बत में ये सब किया, और इस बात पर 1% भी गिला नहीं मुझे तुमसे। समझ सकता हूँ बाप की मोहब्बत कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन तुम्हारा बाप गद्दार था, और मेरी दुनिया में गद्दारी की सज़ा यही होती है। मुझे गिला मुझसे दूर भागने का है। मैंने कहा था तुमसे मुझसे दूर भागी तो पूरी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत के बगैर गुजारोगी। तुम्हें इस बात से भी डर नहीं लगा? डेविल बोला। तो इसकी बात में कर्व था। वो खुद बाप की मोहब्बत के लिए तरसा था। वो गद्दारी और वफादारी को अपनी दुनिया में सबसे ऊपर रखता था, क्योंकि इसने अपने माँ बाप को भी तो किसी की गद्दारी की वजह से गंवाया था। वो कैसे आयत को ना समझता, लेकिन आज भी आयत के दूर भागने की आग में जल रहा था। मुझे तुमसे इश्क है आयत जैन कमाल, इसीलिए तुम्हारी लगाई आग में भी तुम्हें लपेट नहीं सकता। मैं दरिंदा हूँ, बुरा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा इश्क मुखलिस है। डेविल आयत से कहते पलटा। डेविल आयत से इश्क करता है, इस बात का सबूत इतना ही काफ़ी था कि आयत की नादानियाँ और गलतियों के बावजूद अभी तक इसने आयत को कोई सज़ा और इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी, इसका शौहर होने के बावजूद। वरना डेविल इसके होश किस किस तरह ठिकाने लगा सकता था और क्या क्या इख्तियारात रखता था। आयत से ये बात छुपी तो नहीं थी। जुर्म की दुनिया का बादशाह होते हुए वो औरत ज़ात से इस कदर अकीदत रखता था, तो अपनी बीवी के साथ खुद कैसे कोई गलत हरकत करता। डेविल आयत से कुछ कदम दूर हुआ था जब आयत ने भागते हुए इसका हाथ पकड़ते इसे रोका। डेविल आयत की तरफ नहीं पलटा, घूमकर आयत ही इसकी तरफ आई। तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? आयत ने डेविल की आंखों में देखते हुए पूछा। तुम्हें तो मेरा खून भी माफ़ है, डेविल बोला। तो आयत को इसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आई। लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। जिस जगह से कोई मुझसे दूर जाए मैं दोबारा
कदम वहाँ नहीं बढ़ाता। डेविल बोला, और सच ही तो बोला था। जमाल साहब ने भी डेविल को अपने माँ बाप के कातिल का खून करने के बाद खुद से दूर मुल्क भेजना चाहा था, लेकिन डेविल ने इनसे भी दूर जाना पसंद किया। तब जब इसके पास इनके और इनाया के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन डेविल ये नहीं जानता था जिसके सामने वो ये बात कर रहा है वो इसका इश्क है, और इश्क तो अपनी तरफ रग़बत पर मजबूर कर ही देता है, और इश्क भी ऐसा जो पाक रिश्ते में बंधा हुआ है। और अगर इसकी तरफ लाख नाराज़गी के बाद भी महबूब ना पलटे तो वो इश्क ही कैसा। मुझे खुद से दूर रखोगे? आयत ने फिर पूछा, जिस पर डेविल ने लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की। डेविल के मुंह से निकलने वाली सांस पर बर्फ़ के धुएं को आयत ने महवियत से देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। डेविल ने बोला, इस बात से अनजान, इश्क में दूर जाना कौन चाहता है? इश्क में तो लोग करीब आने पर बेबस होते हैं। मैं आ जाती हूँ फिर, इतना करीब कि अब तुम्हें अपनी मोहब्बत से यकीन दिला सकूँ कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, अपनी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगी। आयत मुस्कुराते हुए बोली, फिर डेविल को बिना समझने का मौका दिए बर्फ़ में पीछे धक्का दिया। इस अचानक हमले पर डेविल का बैलेंस बिगड़ते पीछे जा गिरा। जब डेविल के गिरते कुछ बर्फ़ उछल कर डेविल से दूर हुई, आयत फ़ौरन डेविल के पेट पर आ बैठी। तुम क्या करना चाहती हो? डेविल ने आईब्रो रेस करते आयत की हरकत पर नागवारी से पूछा। अपने शौहर से मोहब्बत, आयत ने मुस्कुराते हुए डेविल के चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि डेविल ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। और अगर तुम्हारा शौहर मोहब्बत करने की इजाज़त ना दे तो? डेविल ने आयत को घूर कर बोला, जिस पर आयत खिलखिला कर हंस दी। इजाज़त मांगी किसने है? आयत बोली तो आयत डेविल को एक आंख विंक करती बोली और डेविल के चेहरे पर झुकी, डेविल के लबों को छूती, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगी। डेविल ने आयत को कमर से पकड़ते पीछे करना चाहा, जिस पर आयत ने नम आँखों से उठते डेविल को घूर कर पलटी। मतलब साफ था, अब आयत डेविल के बार बार रोकने पर नाराज़ हो चुकी थी। वो भी तो मोहब्बत करती थी डेविल से, और डेविल कब से इसे खुद से दूर किए जा रहा था। आयत के गुस्से भरे चेहरे को देखते डेविल का डिम्पल वाज़ेह हुआ। आयत पलटती कि डेविल ने इसका हाथ थामते लेटे हुए ही इसे अपने ऊपर गिराया। इश्क आखिरकार दी डेविल किंग को भी बेबस कर ही चुका था। तुमसे मोहब्बत होगी नहीं मेरी जान, और तुम्हारी मोहब्बत मुझे मनाने के लिए काफ़ी भी नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इजाज़त है? डेविल आयत के चेहरे पर उंगली ट्रेस करते हुए बोला। जब इसकी बात पर आयत ने डेविल को देखा, मतलब वो इसे अपनी मोहब्बत की इजाज़त दे रहा था। आयत ने शर्म से पलकें झुकाईं, जिस पर डेविल का कहकहा गूंजा। मतलब साफ था, अभी कैसे बेबाक बन रही थी इसकी बीवी, और डेविल की बेबाक बात पर कैसे शर्मा गई। आयत ने दोबारा डेविल की तरफ देखा, जहाँ कितने दिनों बाद इसकी गाल पर डिम्पल टमटमा रहा था। आयत कितनी महवियत से इन्हें देखे जा रही थी। इजाज़त है? डेविल ने खुमार आलूदा नज़रों से आयत को इसे टिकटिकी बांध कर देखने पर दोबारा इजाज़त चाही, जिस पर आयत ने नज़रें झुकाए इस बात में सर हिलाया तो डेविल आयत को बर्फ़ पर लिटाता करवट के बल इस पर झुका और आयत के लबों को अपने लबों में कैद कर गया। कतरा कतरा इतने दिनों की तशनगी को मिटाते, आयत के मुंह में खून का जायका छोड़ते डेविल आयत को अपनी शिद्दतों से अपनी इसके लिए इतने दिनों की तड़प का एहसास दिला गया। फिर डेविल ने आयत के लबों को आज़ादी बख्शते इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते आयत की गर्दन पर शिद्दतों भरा लम्स छोड़ा। आयत ने डेविल के लॉन्ग गर्म कोट को अपनी मुट्ठियों में भींचा। डेविल के होठों ने जब आयत के गर्दन से शहरक तक का सफ़र तय करना चाहा, जिस पर आयत का ब्लाउज रुकावट बना हुआ था, डेविल ने खुमार आलूदा नज़रों से आयत को देखा, जो पलकें झुकाए रुख फेरे हुए थी। फिर आयत को अपनी कोहनी के बल उठाते दूसरे हाथ को आयत की कमर पर ले जाते डेविल ने झटके से आयत के ब्लाउज की डोरी को खींचा, जिसको महसूस करते आयत ने डेविल के सीने में छुपना चाहा। डोरी खींचते ही डेविल ने बर्फ़ में पेट के बल आयत को लिटाया। ब्लाउज ढीला हो चुका था, जिसको मजबूती से आयत ने एक हाथ से अपने सीने पर टिकाया हुआ था और इसकी कमर को अपने लबों से छूने लगा। बर्फ़ की शिद्दत को अपने सीने पर महसूस करते आयत ने तड़प कर डेविल की तरफ पलटना चाहा, जिसको डेविल ने नाकाम करते आयत के कान के करीब सरगोशी की। दूर भागी थी मुझसे और फिर करीब आना चाहा। आज रात मेरी शिद्दतों को महसूस करते अपने किस अमल पर खुद को कोसना है, ये हक तुम्हें देता है तुम्हारा शौहर डार्लिंग, डेविल कहते आयत के बालों को हटाते पुश्त के बल
इसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़ने लगा। जैन, मुझे ठंड लग रही है, कमरे में चलें? आयत ने डेविल के लम्स में सिसकते हुए कहा। तो डेविल खुमार आलूदा नज़रों से बर्फीले पहाड़ की जुमानी खामोशी को महसूस करते आयत को सीधा किया और इसके लबों को फिर अपनी कैद में ले गया। तुम्हारे नाजुक वजूद को देखते हुए बात मान रहा हूँ डार्लिंग, वरना ये बर्फ़ में डूबा मायने खेज माहौल मुझे अपनी शिद्दतें तुम पर लुटाने के लिए बहुत भाया है। डेविल आयत के लबों को आज़ाद करते, इसे नरमी से खुद से जुदा करते, इसके ब्लाउज़ की डोरी को दोबारा उड़साता और अपना कोट उतारता आयत को पहनाता, इसे बाहों में भरता अपनी लकड़ी के बने खूबसूरत बंगले की तरफ चल पड़ा। डेविल आयत को अपने कमरे में लाता, नरमी से इसे बेड पर लेटाता, अपनी शर्ट को दूर उछालता, आयत पर झुका, आयत के बदन से अपना कोट उतारता, आयत को दोबारा शर्म से पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया। बढ़ती रात के साथ डेविल आयत को बार बार अपनी शिद्दतों पर सिसकने पर मजबूर कर गया। आयत डेविल के अंदर लगी अपनी नादानियों की वजह से गुस्से को ख़त्म करते हुए निढाल सी खुद को डेविल के रहमो करम पर जोड़ती डेविल के सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। आज नौरेज़ और नमल के निकाह का दिन था। जन्नत विला को हर सू एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कोई अपनी तैयारियों में मगन था। इनाया सुबह ही नमल की तैयारियों में मदद के लिए घर से निकल चुकी थी, जबकि दाहिम अभी वहाब विला रात भर का थका हुआ आया था। वजह रात में अचानक इस लड़की की इमरजेंसी और कुछ और इमरजेंसी केसेस थे जिन्हें हैंडल करते दाहिम को सुबह हो गई थी। हाले ने दिलशाद और दाहिम दोनों के कपड़े रेडी कर दिए थे, लेकिन दाहिम को थकावट से चूर बाहर से आता देख हाले को दाहिम की कल रात वाली बातें याद करते लब मुस्कुरा गए। दाहिम की नज़र जैसे ही हाले पर पड़ी तो आंखों ने जैसे किसी और से देखने से ही इनकार कर दिया। लाइट पैरेंट ग्रीन कलर की फ्रॉक पहने जो इसके पैरों को छू रही थी, कानों में ड्रेस के हमरंग झूलते कुंदन के झुमके, बालों का एक मैसी सा खूबसूरत फूलों का जूड़ा बनाए जिसमें स्टाइल के तौर पर कुछ आवारा लटें कर्ल की सूरत में हाले के गर्दन और चेहरे पर झूल रही थीं, और हमरंग दुपट्टा अपने बाजू में कोहनी के बल पीछे से लपेटे, सीधे हाथ की तीसरी उंगली में झुमकों के डिज़ाइन की बड़ी अंगूठी पहने और बाएं हाथ में बारीक सी अंगूठी पहने, आंखों पर आई लाइनर लगाए, होंठों पर पीची पिंक शेड की लिपस्टिक, मुनासिब से मेकअप में वो सीधा दाहिम के दिल में उतर रही थी। और ऊपर से गज़ब ये कि हाले इसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन दाहिम ने नोट किया था इसकी कलाइयाँ खाली थीं। दाहिम कदम उठाता हाले की सिमत बढ़ा जो इसे देखते मुस्कुरा रही थी। मैं खाने के लिए कुछ बनवाने का कहती हूँ, हाले बोलती दाहिम की मोहब्बत पाश नज़रों से बचती हुई बोली और पलटी कि दाहिम ने इसकी कलाई पकड़ ली। हाले के दिल ने दाहिम की हरकत पर ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। हाले खुद को कंपोज करती दाहिम की तरफ पलटी। दाहिम ने हाले की कलाई नरमी से छोड़ते अपने कोट की जेब से मोतिये और गुलाब के गजरे निकाले, जिन्हें देखते हाले फिर दिल खोल कर मुस्कुराई। सिर्फ चाय बनवा दो, नाश्ता कर लिया था मैंने, और ये तुम्हारे लिए, दाहिम कहता एक गजरा लेता हाले को पहनाने लगा। जब इसके हाथ से किसी ने नरमी से गजरा अपने हाथ में पकड़ा, मैं पहना देता हूँ अपनी बहन को, तुम्हारे पास ये अभी इख्तियार नहीं। वो दिलशाद था जो दाहिम के हाथ से गजरे लेता बारी बारी हाले को पहना चुका था, और दाहिम हवनक बना दिलशाद को देख रहा था जो अपने काम में मसरूफ़ था। जबकि दाहिम की शक्ल देखते हाले ने अपनी हंसी छुपाई और मुलाजमा को दाहिम के लिए चाय बनाने का कहा। मेरे बाप की पहली औलाद, ये मैं खुद पहनाने के लिए अपनी बीवी के लिए लाया था, दाहिम सदमे से बोला तो दिलशाद के लब मुस्कुराए। होने वाली, दिलशाद ने जताया, जिस पर दाहिम ने पहलू बदला और गजरों को देखने लगा जिन्हें वो बेचारा थकावट से चूर होने के बावजूद लाया था। मुझे पता है ये आपने क्यों किया, दाहिम ने घूर कर दिलशाद को बोला, लेकिन दिलशाद के देखने से पहले अपनी आंखों में मासूमियत ले आया। अब सुबह सुबह दिलशाद से पिटना थोड़ी ना चाहता था। ओह, क्यों किया मैंने ये? दिलशाद ने हाथ सीने पर फोल्ड किए आईब्रो रेज करते पूछा। मैंने कुछ दिन पहले भाभी को गजरे दिलाए थे, आपने इसका बदला लिया, दाहिम मुंह बसोर कर बोला। ये सच था। दाहिम इनाया के साथ हॉस्पिटल से वापसी पर था जब इनाया गाड़ी सिग्नल पर रुकती इश्तियाक से वहाँ कुछ दूर शॉप पर गजरे देखने लगी। इसे गजरे बहुत पसंद थे, जिसको समझते दाहिम ने अपनी प्यारी भाभी के लिए ख़रीदने ज़रूरी समझे और इनाया को दिए, और इनाया देर लगाए पहन भी लिए। और इनाया जब गजरे पहने हॉस्पिटल से घर लौटी तो इत्तेफाक से दिलशाद घर पर था, जिसने खुद खूनख्वार नज़रों से इनाया के हाथों को घूरा था, जिस पर दाहिम ने पीछे से आते दिलशाद को देखते मज़ीद आग लगाई थी और कहा था, भाई भाभी को गजरे या गुलाब नहीं देते तो देवर का तो फ़र्ज़ बनता है। जिस पर दिलशाद ने दाहिम की तरफ तंदिया मुस्कुराया और सर झटक कर बाहर चला गया। दिलशाद का मतलब साफ था, मेरे बाप की आखिरी औलाद, अब तू देख मैं किस तरह तेरा खून जलाता हूँ, और जो आज दिलशाद बखूबी कर रहा था।
समझदार हो मेरे बाप की आखिरी औलाद। दिलशाद ने दाहिम को और आग लगाई। आप पर जो नहीं गया, दाहिम बड़बड़ाया, लेकिन दिलशाद ने सुन लिया, जिस पर दाहिम फ़ौरन खिसियाना हुआ। दोबारा बोलना, दिलशाद ने आईब्रो रेस करते कहा। मेरा मतलब है समझदार क्यों ना हूँ, अपने बाप की पहली औलाद पर जो गया हूँ। दाहिम बोला तो दिलशाद ने उंगली उठाकर इसे तंबीह की। मेरी बेगम को दोबारा अगर गजरे दिलाए ना तो देखना, तुम्हारी शादी फिर इस ज़िंदगी में तो होने नहीं दूंगा मैं। दिलशाद बोला तो दाहिम ने हंसती हुई हाले को देख देख दांत पीसे और दिलशाद के वहाँ जाने तक सर झुकाए खड़ा रहा। हाले चलो जल्दी, मुझे रास्ते में अपनी बेगम के लिए गजरे और बुके भी लेना है। तुम्हारे होने वाले शौहर ने तो मुझे माली बनाने की पक्की तैयारी कर दी है। दिलशाद दाहिम को देख जल कर बोला और आगे कदम बढ़ा गया। इनाया ने दिलशाद को रात हाले के पास बुके देख इश्तियाक से जताया था कि दाहिम कितना लविंग और केयरिंग है। मतलब साफ था दिलशाद पर तंज था। दिलशाद ने अपना गुस्सा दाहिम पर तो निकाल दिया और आज रात इसकी मिसेस की बारी थी। दिलशाद की बात सुनते दाहिम का कहकहा गूंजा। भाई, दोनों भाभियों के लिए मैं यहाँ आने से पहले ही गजरे जन्नत विला पहुँचा आया था। दिलशाद ने दरवाजे के पास पहुंचते कदम रोकते दाहिम की बात सुनी और फिर पलटा। हाले, मेरी बीवी और नोरेस की होने वाली बीवी इस वक्त कहाँ है? दिलशाद की बात पर दाहिम ने हाले को नासमझी से देखा। घर पर होंगी और कहाँ होंगी, निकाह तो फिर घर पर था ना भाई, पार्लर में। हाले ने फर्माबरदारी से जवाब दिया, जिस पर दाहिम ने सोचा, अच्छा तभी और दाहिम जिन गजरों का जिक्र कर रहा है वो इस वक्त कहाँ हैं? दिलशाद बोला तो हाले ने फिर फर्माबरदारी दिखाई। भाई, ऑफ कोर्स आपके हुक्म पर रशीदा के हाथों से डस्टबिन में। दाहिम ने पहले जले बुने अंदाज में हाले और फिर दिलशाद को देखा, जिस पर हाले और दिलशाद ने कहकहा लगाया। हाले दिलशाद के साथ जन्नत विला के लिए निकली थी, जबकि जरिश बेगम और वहाब साहब पहले ही जा चुके थे और दाहिम सर झटकता मुलाजमा को चाय कमरे में लाने का कहता अपने कमरे में जब पहले चाय पीने और फिर तैयार होने के लिए कदम बढ़ा गया। सब लोग जन्नत विला पहुंच चुके थे। तैयारियां सारी मुकम्मल थीं। नोरेस भी ब्लैक कुर्ता पजामा पर ब्लैक ही शेरवानी डाले किसी रियासत का शहजादा लग रहा था और नमल तो सादगी में भी हैरत अंगेज हुस्न की मलका थी और आज दुल्हन बनी डीप रेड लहंगे में क़यामत बर्पा कर रही थी। ब्राइडल मेकअप में, ब्राइडल ज्वेलरी में, नेट का लाल रंग के दुपट्टे से घूंघट किए वो आज जन्नत विला में तमाम मौजूदा अफराद की तवज्जो का मरकज़ थी। इसी के साथ इनाया भी नमल को लिए हॉल में बने खूबसूरती से सजे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। स्काई सिल्वर कलर की मैक्सी पहने आबशार जैसे बालों को स्ट्रेट किए, पुष्ट पर नीचे कुछ कर्ल बना कर डाले हुए, गले और कानों में बारीक डायमंड का नेकलेस पहने जो जरिश बेगम ने इसके लिए बनवाया था। 2 डायमंड के कंगन अलग अलग हाथों में पहने वो स्टेज की तरफ नमल के साथ कदम उठा रही थी, जहां दिलशाद नोरेस के साथ खड़ा मुस्कुराती आंखों से इनाया को देख रहा था। स्काई शर्ट और सिल्वर स्काई पेंट कोट पहने वो भी इनाया के साथ परफेक्ट कपल की मैचिंग कर चुका था और इनके ड्रेसेस हाले ने सिलेक्ट किए थे, लेकिन वो इनको बता ही नहीं पाई। रात को जब दिलशाद इनाया को कार में बैठे ऑनलाइन ड्रेस सेलेक्ट करके घर मंगवाने का कह रहा था, जब हाले ने इन्हें बताया, जिस पर इनाया ने घर जाकर अपना ड्रेस देखते दिल से हाले का शुक्रिया अदा किया था, जबकि दिलशाद ने हाले की मैचिंग वाली तुक पर इसे घूरा था, जिस पर हाले ने कंधे उचका दिए थे। दिलशाद और हाले ने हमरंग फूलों से सजे गजरे इनाया और नमल के लिए मंगवाए थे। गुलाब और मोतियों के इनकी तैयारियों को 4 चांद लगा गए थे। हाले ने नमल को तो गजरे पहना दिए थे, लेकिन इनाया से कहा था इसके गजरे दिलशाद के पास हैं। स्टेज के अतराफ में नमल और नोरेस की तरफ शीशों और मोतियों की लड़ियों का एक पर्दा हायल था। इनाया ने दिलशाद को चोट नज़रों से देखा। वो आज भी इनाया के दिल के तार छेड़ देने वाली वजाहत लिए खड़ा था और इनाया का इसे देखना नोट भी कर चुका था। इनाया स्टेज से उतरती मिसेस जरिश के पास पहुंची। जरिश बेगम भी मुस्कुराती आंखों से अपनी बहू को देख दिल में इसकी बलाएं ले रही थीं। वो इन्हें कुछ कहने वाली थी जब दिलशाद की आवाज़ इसे अपने पीछे से सुनाई दी, इतने करीब के इनाया का पलट कर देखना भी मुमकिन न था। मॉम, मैं आपकी बहू को कुछ देर अपने साथ ले जाऊं? दिलशाद बोला तो जरिश बेगम ने अपने बेटे और बहू की जोड़ी पर दिल में सदकावारी हुई। तुम्हारी बीवी है भाई, ले जाओ, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो दिलशाद इनाया का हाथ थामे इसे एक साइड पर ले आया। वहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। ये तुम्हारे लिए। दिलशाद ने अपने कोट से इनाया के लिए गजरे निकाले तो इनाया मिसमराइज सी कभी दिलशाद और कभी इसके हाथों को देखती
मैं पहना दूँ? दिलशाद ने पूछा तो इनाया ने इस बात में सर हिलाया। दिलशाद ने दोनों गजरे इनाया के हाथों की ज़ीनत बनाते थामते इन्हें अपने लबों से छुआ। दिलशाद की हरकत पर इनाया ने शर्म से निगाहें झुका लीं। चलें? इनाया ने दिलशाद की हल्की बियर्ड को हवस अपने हाथों में चुभता महसूस किया तो शर्म से लाल होती बोली, जबकि दिलशाद ने इनाया के हाथों को छोड़ते इसकी कमर पर अपने बाजुओं से हिसार बनाया। तुमने कल मुझे ताना दिया था ना बेगम, आज रात तुम्हें बताऊंगा मैं कितना लविंग हूँ। दिलशाद की सरगोशी और फिर इनाया की कान की लौ चूमने से इनाया का दिल कानों में धड़कने लगा। यकीनन अब दिलशाद वहाब खानज़ादा को ताना दिया था, भुगतना तो पड़ेगा। मैंने तो केयरिंग का भी बोला था। अपनी धड़कनों पर काबू पाते इनाया ने आज रात दिलशाद से बचने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए। अब केयरिंग होना और किसे कहते हैं बेगम, के आपके लिए तारों से नहीं क्रिस्टल धागे से बने गजरे बनवाए हैं। अब केयरिंग होने का तो सबूत दे ही चुका हूँ मैं। दिलशाद ने इनाया के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते बोला। नज़रें इनाया के अनार जैसे होंठों पर थीं, लेकिन इनाया को कुछ दिन पहले का मंजर याद आया जब दाहिम के लाए गजरों से इनाया की कलाई पर निशान बन गए थे, वो तार के जो थे। और इसके साथ अक्सर ये मसला रहता था और दिलशाद को रात को खाना सर्व करते दिलशाद की नज़र इनाया के हाथों पर गई तो वो पूछे बिना ना रह सका, जिस पर इनाया ने नॉर्मली से बताया इसे ये इल्म नहीं था कि इसका खड़ूस शौहर इसके लिए इतनी केयर करेगा। इनाया बस सोच ही सकी, लेकिन जब दिलशाद की सांसें अपने होठों के करीब होती महसूस हुई तो इनाया का दिल हलक में आया। एक तो मेकअप ख़राब हो जाना था और दूसरा कोई आ जाता तो और दूसरा वाला काम हो ही गया। वहाँ आए छोटे खानज़ादा। चलो जी, आया भी कौन। भैया भैया भाभी मौका महल ही देख लिया करें। दाहिम के कानों को हाथ लगाते बोलने पर इनाया दिलशाद की गिरफ्त ढीली पड़ती देख झट से दिलशाद से 2 कदम दूर हुई, जो दाहिम को खुनख्वार नज़रों से देख रहा था। ज़रूरत नहीं, हमें दफ़ा हो यहाँ से, और तुम इधर आओ वापस। दिलशाद ने नागवारी से दाहिम से बोला और फिर इनाया को हाथ से वापस अपनी जगह पर आने का इशारा किया, जिस पर इनाया नफ़ी में सर हिलाती फ़ौरन मैक्सी संभालती शर्म से लाल होती। वहाँ से 9-2-11 हुई, जबकि इनाया की फुर्ती देख दाहिम ने सुर्ख होते चेहरे के साथ मुश्किल से अपना कहकहा ज़ब्त किया और वहाँ से उल्टे पांव भागा, क्योंकि दिलशाद इनाया की पुश्त को घूरता अब खुनख्वार नज़रों से दाहिम की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मेरे बाप की आखिरी औलाद, देख लूँगा तुझे। दिलशाद दाहिम को भागता देख बड़बड़ाया और एक लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द करता सर झटक कर स्टेज की तरफ बढ़ा। नमल बरका वल्द आहान कासिम, आपका निकाह नौरेज़ काशान यूसुफ़ज़ई वल्द काशान यूसुफ़ज़ई के साथ सिक्कर राइजुल वक्त 50 लाख में तय पाया है। आपको कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाजों ने नमल को आज अल्लाह के सामने बार बार शुक्र का कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। आज वो वाकई हमेशा के लिए इस ज़िंदगी को खैराबाद, इस दलदल में वापस जाने के डर को खैराबाद कह गई थी। वो आज अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती थी और आज वो नौरेज़ की ज़िंदगी में इसकी इज़्ज़त, इसकी महरम बनकर कदम रखने वाली थी। नमल की साइड सारी ख़वातीन थीं। नमल के वालिद का नाम लेने पर ज़रिश बेगम और जन्नत बेगम हैरान हुई, लेकिन फिर ज़रिश बेगम ने ख़ुद को ये कहकर सर झटक गईं कि आहान नाम के सिर्फ आहान यूसुफ़ज़ई नौरेज़ के चाचू ही तो नहीं हैं। लेकिन जन्नत बेगम का दिल मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि नमल के वालिद के नाम के साथ कासिम था और कासिम इनके ससुर का नाम था। लेकिन अभी वक्त हैरानी का नहीं था। वो ख़ुद की उलझन पर काबू रखती निकाह में मुतवज्जा रहीं। कबूल है, तुम एक तवाइफ़ ज़ादी हो। नमल के कानों से में बचपन से अब तक कोठी में सुनने वाला जुमला गूंजा। नमल की आंखों से आज अल्लाह के शुक्र में आंसू रवां हुए और अपने नम लहजे में अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा गई। फिर एक दफ़ा और मौलवी साहब ने नमल से वही अल्फाज दोहराए, कबूल है। तवाइफ़ के मुँह से अल्लाह की बातें अच्छी नहीं लगती। एक और जुमला अपनी नई ज़िंदगी में दूसरा कदम रखते हुए नमल के कानों में गूंजा। काश वो बता सकती शम्स रफ़ाकत को, देखो आज इसी तवाइफ़ की बेटी के अल्लाह को पुकारने पर अल्लाह ने इसे किस कदर इज़्ज़त से नवाजा था। मौलवी साहब ने आखिरी दफ़ा नमल से वही अल्फाज दोहराए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। मैं एक दिन यहाँ से निकल जाऊँगी और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारूँगी। मुझे यकीन है इस रब पाक से की गई दुआओं पर, और आज इसी रब ने इसे एक सालेह मर्द की ज़िंदगी में इसकी इज़्ज़त बना दिया था। नमल के अदा किए अल्फाजों के साथ बेसाख्ता इसके मुँह से सिसकी निकली, जिस पर इनाया ने इसकी पीठ सहलाई। सब यही समझ रहे थे यतीम बच्ची है, इसलिए जज्बात में रो गई। लड़कियों को इस मौके पर तो वालिदैन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे इसके वालिद इसके साथ इस निकाह में शामिल हैं। आहान यूसुफ़ज़ई नमल के वालिद हैं, जो दोनों बाप बेटी इस राज से नाआशना हैं। लेकिन आज आहान साहब पर यह राज ज़ाहिर होने वाला था। सिर्फ आहान साहब पर ही नहीं, बल्कि काशान साहब और जन्नत बेगम पर भी। और ना जाने नमल का सच और ये राज नौरेज़ को कब पता चलना था। ये तो तकदीर ही जानती थी। अब मौलवी साहब नौरेज़ की तरफ गए और निकाह के अल्फाज नौरेज़ की सिम दोहराए, नौरेज़ यूसुफ़ज़ई वल्द काशान यूसुफ़ज़ई, आपका निकाह नमल पर का वल्द
आहान कासिम के साथ सिक्का राजुल वक्त 50 लाख में तय पाया है। आपने कबूल किया। मौलवी साहब के अल्फाज काशान साहब और आहान साहब को साकत कर गए। काशान साहब बरका नामी खातून को भी जानते थे, जिनके हुस्न पर इनका भाई दीवाना हुआ था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो निकाह कर चुका है इनसे और इस कोठी के असूलों के मुताबिक एक रकम अदा कर चुका है, जिसकी वजह से कम बरका को किसी गलत काम पर मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन बरका से औलाद का तो आहान साहब ने इन्हें कभी बताया ही नहीं, जबकि आहान साहब की आंखों से बरका और इनकी होने वाली औलाद यानी नमल से की गई बेवफाई पर एक आंसू टूटकर इनकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। औलाद की नेमत को ठुकराने की सज़ा इन्हें मिल चुकी थी, अपनी पहली बीवी और दोनों बच्चों को गंवा कर, लेकिन पछतावे की लपेट में कभी वो बरका से मिलने नहीं गए और ना अपनी औलाद का सोचा। इन्हें तो यही लगा था कि बरका ने इनके कहने पर इस वजूद को ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन अब शर्मिंदा से साकत खड़े मोतियों की लड़ियों के पार अपनी बेटी को देख रहे थे। काशान साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें खुद पर जब्त करने का इशारा दिया, जिसे समझते वो अपनी आंखें साफ कर गए थे। नोरेस ने 3 बार कबूल है कहते साइन भी कर दिया था। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज रही थीं। दिलशाद भी नोरेस के गले लगता इसे मुबारकबाद दे चुका था, जबकि दाहिम तो इसके इस तरह गले लगा के नोरेस लड़खड़ा कर अपनी जगह से 2 कदम दूर हुआ। चल भाई, तू भी सूली चढ़ ही गया, दाहिम नोरेस से शरारत से बोला। जब नोरेस मुस्कुराया खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह। नोरेस के बोलने पर दाहिम ने इसे डराना और शर्म दिलाना चाहा। मुझे लगता है तू पक्का जोरू का गुलाम रहेगा, दाहिम बोला तो दिलशाद ने कहकहा लगाया, जिस पर नोरेस बाहें खोले कहा, इंशाअल्लाह। नोरेस ने अपना मुस्तकबिल सोचते खुशी खुशी दुआ की, जिस पर दाहिम ने इसे घूरा। अस्तगफिरुल्लाह, दाहिम ने नोरेस को घूरते हुए कानों को हाथ लगाया, जबकि दाहिम की इस हरकत पर दिलशाद ने दोबारा कहकहा लगाया, तुझे भी देख लेंगे। नोरेस ने दाहिम को खुद को घूरता पाकर बोला। जब दाहिम ने पूरी खुशी से अपने दांतों की नुमाइश की, ये हैंडसम बंदा गुलाम बनने के लिए तहे दिल से बेकरार है, दाहिम ने बोला तो नोरेस ने इसे सर पर चपत लगाई। घूर तो ऐसे रहा था जैसे जोरू का गुलाम खुद तो बनेगा ही नहीं। निकाह की रस्म अदा हुई तो सब खाने में मशगूल हुए। खाने के बाद तमाम मेहमानों को रुखसत किया गया। जब इनाया ने नमल को गुलाब के फूलों से सजे नोरेस के कमरे में बेड पर बिठाते खुद बाहर इंतज़ार कर रहे घर वालों की तरफ कदम बढ़ाए, सब लोगों ने वहां विला का रुख किया तो काशान साहब और जन्नत बेगम ने आहान साहब के कमरे का रुख किया। आहान साहब ने निकाह के बाद से ही खुद को कमरे में कैद कर लिया था। आहान, नमल तुम्हारी बेटी है? ये काशान साहब थे, जिन्होंने कमरे में आते काउच पर बैठे आहान साहब के बराबर में बैठते इनसे पूछा, जबकि जन्नत बेगम साइड सोफे पर बैठी अपने भाई जैसे देवर को देख रही थीं, जो शायद रोए थे। इनका चेहरा बेहद सुर्ख था। काशान साहब के पूछने पर आहान साहब ने सर अस्पात में हिलाया। मुझे नमल को देखते ही बरका की याद आई थी। वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी इसकी माँ थी। मुझे इससे बेटी जैसी शनासायत महसूस होती रही है, लेकिन आज इल्म हो गया वो मेरी बेटी ही है। अल्लाह किस किस तरह नवाजता है अपने गुनहगार बंदों को। अल्लाह ने बरसों पहले बाप का रुतबा छीना था और आज लौटा भी दिया नमल की सूरत में। मैं तो बरका का इतना गुनहगार हूँ कि इनके सामने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, और नमल इसके लिए इतना बेबस कि इसे गले लगाकर औलाद की ठंडक अपने दिल में उतरती भी महसूस नहीं कर सकता। आन साहब बोले तो इनके लहजे में कर्ब था, एहसास नदामत थी। काशान साहब और जन्नत बेगम काफ़ी देर खामोश रहे, तो फिर आहान साहब ने बोलना शुरू किया। भाई भाभी, मैं समझ सकता हूँ आपके इकलौते बेटे की शादी मेरी बेटी से हुई है, जिसे शायद पता भी नहीं है इसका बाप हूँ मैं। मुझे नहीं पता नमल ने अपने माँ बाप की मौत और यतीम खाने का जिक्र क्यों किया। शायद बरका ने इसे बचाते यतीम खाने में ही छोड़ दिया हो, इस गंदी जगह से इसकी हिफाजत के लिए। और ये मैं जानता हूँ बरका इस गंदगी में रहते हुए भी पाक थी, और ये मुमकिन ही नहीं कि इसने मेरी बेटी को इस गंदगी में उतरने दिया हो। वो बाहिम्मत औरत है भाभी, अगर मैं भी और थोड़ी सी हिम्मत बाबा जान के सामने दिखाते इसे इस वक्त ये सब कबूल कर लेता, तो आज मैं एहसास नदामत ना काट रहा होता। मैं नमल का सामना नहीं कर सकता एहसास नदामत की वजह से, इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी नमल और नोरेस को कुछ ना बताएं, और अगर आप मेरी बेटी को इसके माँ की सच की वजह से या इसकी पाक दामनी पर शक की वजह से अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं जाते, तो मैं इसे सब बताते हुए अपने साथ यहाँ से दूर ले जाऊँगा। आहान साहब आंसू बहाते बोल रहे थे जब जन्नत बेगम ने इनकी बात काटी। मुझे नमल की पाकीज़गी पर ज़रा बराबर भी शक नहीं, इसकी पाकीज़गी तो इसकी इबादतों में नज़र आती है। वो तुम्हारा खून है आहान और मेरे बेटे का जुनून, ना ही नोरेस इसे
कभी अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएगा। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना तुमने समझा। मुझे अफसोस है तुम्हारी सोच पर। ज़रिश बेगम नाराज़गी से कहती पलटी कि अहान ने अकीदत से इनका हाथ थामा और घुटनों के बल काउच से नीचे बैठे। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मेरा मतलब ये नहीं था। काश जितने आप लोग आला ज़र्फ़ हैं मैं भी होता और अपनी बीवी और बेटी को अपना पाता। अहान साहब के बोलने पर जन्नत बेगम ने पलटते अपने देवर के सर पर हाथ फेरा तो काशान साहब ने भी इन्हें शानों से थामते अपने रूबरू किया। तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम नमल और नरेश को कुछ नहीं बताएंगे, काशान साहब ने बोला तो अहान साहब अपने भाई के गले लगे और जन्नत बेगम ने भी अपनी नम आँखें साफ़ की। तुम्हें बरका के बारे में मालूम करवाना चाहिए। अहान अहान वो कहाँ है, कैसी है? जन्नत बेगम बोली तो काशान साहब ने भी सर इस बात में हिलाया। मैं पता करने के लिए खुद जाऊँगा वहाँ। अहान साहब के बोलने पर काशान साहब ने इनके कंधे को थपकी दी। ओके, तो फाइनली नरेश और हमारी नरेश की शादी हो गई है। वट एवर, लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और सब्सक्राइब कर लिया करें यार। अल्लाह हाफ़िज़।